गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिलॉसफी यानी संविधान का दर्शन जो टॉपिक चल रहा है, हमने कहा पहले एक एक टॉपिक इत्मीनान से करते हैं और फिर धीरे धीरे हम हर एक पहलू जो यहाँ पर है प्रीलिम्स के या मेंस के या इंटरव्यू के हर एक एस्पेक्ट से हम लोग अपनी तैयारी को, अपनी स्ट्रेटजी को एक शेप देने की कोशिश करेंगे। अभी हम चूंकि प्रियम्बल पर थे और टाइम लगता है, हमने कहा आंसर राइटिंग और इन सारी चीज़ों में एक अप्रोच डेवलप करने में आपका, तो धीरे धीरे हमने कहा कि अब आपको भी ये फील हो रहा होगा कि हाँ, चीज़ों को देखने और समझने का अपना एक सर्टेन नज़रिया जो है वह यहाँ से डेवलप होता जा रहा है। अब हम लोग प्रियम्बल में एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमने अभी तक 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं कि कैसे आंसर वहाँ पर चारों क्वेश्चन का होना चाहिए। पहला हम लोगों ने किया था प्रियम्बल के इम्पोर्टेंस को लेकर, दूसरा हमने किया हुआ था कि क्या सॉवरेन जो टर्म यूज किया गया है वो रेलेवेंस उसका है या नहीं है, दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा सेकुलर ये कंसेप्ट अभी भी रेलेवेंट है या नहीं है, और फिर पांचवा जो है अब हम लोगों को देखना है कि आखिर ये जो टर्म थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तो ये क्यों किए गए, इसके पीछे की रेशनैलिटी क्या थी, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, ये लास्ट क्वेश्चन हम प्रियम्बल से लेंगे और फिर हम लोग फंडामेंटल राइट की तरफ मूव करेंगे। तो आज हमारा पांचवा जो क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम प्रियम्बल के और भी एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो पांचवा है कि यहां पर प्रेजेंट योर व्यूज ऑन द rationality of words added in the preamble through 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, यानी हमें ये देखना है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों की तार्किकता पर अपने विचार प्रस्तुत करें। तो ये यहां पर है। अब आइए इसको यहां पर देखते हैं। पहला और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो है कि आखिर कोई भी वर्ड अगर जोड़ा गया है तो वो क्यों जोड़ा गया होगा, क्या रीजन रहा होगा, इसका अपना एक बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड को अगर हम समझ लेंगे तो हर एक क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान। ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि क्या इंडिया 1976 में सेकुलर, सोशलिस्ट या इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड यूज किए गए थे, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से 3 वर्ड यूज किए गए। एक तरफ कहा गया कि हम यहां पर जो है बोला गया कि सोशलिस्ट, एक वर्ड यूज किया गया सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर और तीसरा इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द यहां पर जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कई बार ये सवाल बनता है मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए, क्या हम 1976 के पहले सोशलिस्ट नहीं थे कि अचानक हम सोशलिस्ट हुए, क्या इसके पहले हम सेकुलर नहीं थे अचानक हम सेकुलर हुए, क्या इसके पहले इंटीग्रिटी यह हमारे लिए मायने नहीं रखती थी, अपने देश की अखंडता, जो हमने 1976 में इसको जोड़ा। तो ये सवाल यहां पर बनते हैं। इनके लिए जैसा हमने कहा कि यहां पर हमें समझना होगा 1976 के पहले की स्थितियां क्या थी। जब देश आजाद हुआ यानी आफ्टर 1947, तो देश जब आजाद हुआ था तो हमारे जो ड्रीम्स थे ना वो बड़े अलग तरीके के थे। हमारे यहाँ ये माना जाता था, जब आधी रात में नेहरू जी ने भाषण दिया इंडिपेंडेंस में, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, उन्होंने कहा कि भाग्य के साथ जो हमारी नियति है, तो उनका मानना था कि कुछ ऐसा है, और आज तक हम उस चीज में बिलीव करते हैं कि इंडिया की डेस्टिनी ही ऐसी है कि जो उसे एक अलग मुकाम पर लेकर जाएगी। तो नेहरू जी ने कहा उस वक्त कि जब पूरी दुनिया सो रही है
तो भारत जाग रहा है, क्योंकि हमें आज़ादी आधी रात में मिली हुई थी। तो उन्होंने कहा पूरी दुनिया जब सो रही है तो इंडिया जो है अवेक कर रहा है, इंडिया जाग रहा है। इसका एक सिंबॉलिक मतलब था कि पूरी दुनिया के सामने जो क्राइसिस सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन है, उसमें अगर कोई पाथ दिखा सकता है, कोई रास्ता दिखा सकता है, तो वो कौन है? इंडिया है। इंडिया जाग रहा है और इंडिया हमेशा जागेगा। तो उनका जो कुल मिलाकर मतलब था कहने का, कि वो कहना चाहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। 1947 से ये वादे हमारे हर एक सरकार, हमारे हर एक प्रधानमंत्री द्वारा किया गया कि अच्छी सरकार आएगी। उस वक्त जो नेशनल लीडर थे वो सब राष्ट्रीय आंदोलन से निकलकर आए हुए थे। जो हमारे सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो कोई भी था वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, शख्स था। इसलिए ऐसे लोगों पर जनता का अगाध विश्वास भी था। आदर्शवादी नेता थे, नेता भी अच्छे थे, नेता आदर्शवादी आइडियलिस्टिक जो है वो लीडर हुआ करते थे। और वो कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते थे कि जहां सार्वजनिक जीवन में लोग उनका अनुकरण किया करते थे। जनता का विश्वास उनके ऊपर था। लेकिन कुछ ही समय के बाद हमारे देश में बड़ा अलग सा माहौल बनने लगा, और ये जो माहौल था वह आफ्टर 1962 जो है हमारी कंट्री में दिखना स्टार्ट हुआ। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे देश में आई, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी क्राइसिस, सुरक्षा संकट जो यहां पर, या सिक्योरिटी डेफिसिट यहां पर देखा गया, सुरक्षा संकट भारत में देखा गया। थोड़े ही समय में हमने देखा कि डेवलपमेंट डेफिसिट भी हमारे यहां पर यह दिखाई देना शुरू हुआ। डेवलपमेंट डेफिसिट भी हमारे यहां जो है वो स्टार्ट हुआ। और तीसरा हमारे यहां आइडेंटिटी जो डेफिसिट था वो भी यहां पर दिखाई दिया। आइडेंटिटी डेफिसिट भी यहां पर जो है वह दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर सुरक्षा संकट, विकास संकट और पहचान संकट से भारत गुजरने लगा। जो एक इंडिया जो है 1947 में एशियन पावर के रूप में अपने को देखना चाहता था कि हम एशियाई शक्ति होंगे, यह कल्पना जिस कंट्री ने किया था, अचानक सुरक्षा संकट, विकास संकट और पहचान संकट की समस्या से गुजरना शुरू कर दिया। अब थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। सिक्योरिटी डेफिसिट, ये कहां से हमको पता चलता है कि सुरक्षा संकट आया? आप खुद इस सिनेरियो को देखिए कि क्या प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ। 1962 पहला हमारे ऊपर जो है अटैक चीन द्वारा हुआ। तो चीन द्वारा हमला भारत पर किया गया, और न केवल यह अटैक चीन ने किया बल्कि हमारा एक हिस्सा अक्साई चीन, उसको उन्होंने कब्जे में कर लिया। एक बड़ा एरिया भारत का, एक बड़ा जो है लैंड टेरिटरी जो है वह चीन के पास चला गया। हालांकि वो इनहैबिटेड नहीं था, वहां पर अनहैबिटेड था, वहां कोई नहीं रहता था। और यही कारण है कि जब संसद में एक सांसद ने नेहरू जी से पूछा, उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पहले से क्यों पहल नहीं की और क्यों हम अक्साई चीन को, हम चीन के मंसूबों को क्यों नहीं समझ रहे थे। तो नेहरू जी ने कहा कि भाई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अब जो हुआ वो तो हम अतीत में जाकर सही नहीं कर सकते, हम फ्यूचर में ही रिकरेक्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि चलिए ये इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं है, क्योंकि अक्साई चीन कोई रहने वाला तो इलाका था नहीं, तो ले गए तो ले गए। उस पर सांसद जी ने वहां पर खड़ा होकर कहा कि ये देखिए मेरा सर, और ये सर मेरा गंजा है, यहां पर बाल नहीं है, तो क्या मैं इसको कटा दूं? अगर यह अनहैबिटेट है तो क्या इसको कटा देना, हमारा एक हिस्सा जो है वहां लोग नहीं रहते हैं तो हमारे लिए जरूरी नहीं है? तो हमारी इंटीग्रिटी पर बहुत बड़ा सवाल 1962 पर खड़ा हुआ, जब हमारे जमीन का एक हिस्सा किसी दूसरे देश ने लिया। 1964 में चीन वो देश बना जिसके पास नाभिकीय हथियार आ चुके थे। चीन के पास नाभिकीय हथियार, न्यूक्लियर वेपन यहां पर आ चुका था। जिस कंट्री ने हमारे ऊपर अटैक किया था, हमारा एक हिस्सा हमसे लिया था, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। सारे समीकरण बदल रहे थे। इंडिया डरा हुआ था अगर चीन फिर से हमला, और चीन कह भी रहा था कि और भी एरिया है हमारे भारत में, हम उनको भी लेंगे। तो भारत के लिए यहां पर एक बड़ा सिक्योरिटी डेफिसिट था। जब चीन इस तरीके से भारत को धमकी दे रहा है, कमजोर बनाने की कोशिश कर रहा था तब से, तो उसी वक्त हमारा छोटा भाई यानी पाकिस्तान, उसको भी लगा कि एक बार भारत से मिलकर देखते हैं। तो पाक द्वारा, पाकिस्तान द्वारा भी भारत पर क्या किया गया? हमला किया गया। ये अटैक पाकिस्तान द्वारा भी किया गया। आगे चलकर हमने देखा कि एक नया प्रॉब्लम हमारे कंट्री
को फेस करना पड़ा साउथ एशिया में। 1969 में यह देखा गया कि यूएस और चाइना के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई। अमेरिका दुनिया की ताकतवर, सबसे ताकतवर जो देश था, वो हमारे उस दुश्मन कंट्री के साथ मिलने लगा जिसने हमारे ऊपर एक बार हमला किया हुआ था। और 70 के दशक तक आते आते एक ट्रायंगल यहां पर दिखाई दिया कि एक तरफ यूएस, एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान, इन तीनों का एक इक्वेशन यहां पर बन गया। आप सोचिए कि इंडिया के सामने क्या प्रॉब्लम थी कि तीनों तरफ से वो घिरा हुआ था। चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर घिरे हुए थे और यूएस जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था वो यहां पर पहुंच रहा था। 1971 में फिर से इंडिया पाकिस्तान जो है वॉर होता है और यहां पर जो है फिर से भारत की सिचुएशन वर्स्ट होती है तब जब पाकिस्तान को सपोर्ट इन दोनों कंट्री का मिलता है, चाइना और पाकिस्तान का, अमेरिका का। और खासकर अमेरिका का 7वीं जहाजी बेड़ा 7th फ्लीट जो था वो बे ऑफ बंगाल में आ जाता है भारत पर अटैक करने के लिए। और उस परिस्थिति में इंडिया किसी भी तरीके से कैपेबल नहीं था कि वो अमेरिका को रिस्पॉन्स कर सके। पाकिस्तान को रिस्पॉन्स कर सकते थे हम, इवन हम चाइना को काफी हद तक, हालांकि उसके पास नाम की हथियार आ चुका था, तब भी कन्वेंशनल अगर वार होता तो चाइना को भी हम काउंटर कर सकते थे। लेकिन यूएस वह सबसे एडवांस मॉडर्न आर्मी उसके पास थी और वहां पर उसको काउंटर कर पाना इंडिया के लिए नियर टू इम्पॉसिबल था। तो एक तरफ इंडिया बहुत बड़े बड़े सिक्योरिटी डेफिसिट के दौर से गुजर रहा था, दूसरी तरफ यहां पर दो वॉर जब हुए 1962 और 1965 में, ये दो वॉर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना हुआ, वॉर कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं लेकर आता है। और इसका परिणाम ये निकला कि हमारे यहां इन्फ्लेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगे, यानी अचानक महंगाई भारत में बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगी। हमने देखा महंगाई जब बढ़ेगी तो समाज का एक तबका और ज्यादा गरीब होगा, यानी हमारे यहां पॉवर्टी जो है, गरीबी बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगी। ये वो दौर था जब आजादी के 20 साल होने को थे और जो आइडियलिज्म था पहले दौर का, हमारे नेशन मेकर और हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारी जनता का, वो ड्रीम्स, वो आइडियलिज्म अब टूट रहा था। वो इथिकल मोरल कैरेक्टर वाले नेता और अधिकारी अब दिखाई नहीं दे रहे थे। 70 के दशक में भारत में बड़े स्तर पर ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। 70 के दशक में भारत में बड़े स्तर पर करप्शन शुरू हो जाता है और भारत में एक अलग तरीके का एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट डेवलप होना भी स्टार्ट हो जाता है। लोगों का भरोसा अब टूटने लगता है कि अच्छे दिन अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यह जो दौर था ये बड़ा मुश्किल का दौर था। इसी दौर में जो सबसे बड़ी समस्या आई 1965 से लेकर 1967 तक फेमिन का समय था, अकाल का दौर यहां पर आया और इसने इंडिया को सबसे बड़े संकट में डाला जिसे हम फूड क्राइसिस के रूप में देखते हैं। यहां पर खाने के लिए जो है अब लोगों के पास भोजन नहीं था और इससे बड़ा प्रॉब्लम, इससे बड़ा डिफिसिट इंडिया के सामने क्या हो सकता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो हमारा वो देश जो ये कह रहा था कि हम सोने की चिड़िया थे, हम अब आजाद हैं, हम अपने लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करेंगे, यहां जरूरतें तो पूरी होने से बहुत दूर की बात थी। फूड क्राइसिस कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि इससे अच्छा तो अंग्रेजों का शोषणकारी सरकार था। तो यहां पर डेफिसिट बहुत तेजी के साथ, क्राइसिस बड़ी तेजी के साथ बढ़े। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया जो हमारी आइडेंटिटी का था। 1947 में जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके साथ सबसे अच्छी, यानी 1947 में इंटरिम गवर्नमेंट और 52 में जब चुनाव जीतकर प्राइम मिनिस्टर बने तो पूरी दुनिया में नेहरू जी की पॉपुलैरिटी थी। पूरी दुनिया एशिया में किसी एक कंट्री को जानती थी तो वह इंडिया थी। नेहरू जी के लीडरशिप में इंडिया ने अपना ऑरा पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कुछ इस तरीके से बनाया था कि हम एशियन पावर हैं, हमसे बड़ा ताकतवर कोई देश नहीं है। उस वक्त चाइना दुनिया के मैप में निगलेक्टेड था।
क्योंकि चाइना की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो जनता द्वारा चुनकर नहीं आई थी। 1949 में वहां की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने रिवॉल्यूशन करके उस वक्त की गवर्नमेंट को हटाकर अपनी सरकार बनाई थी, और अमेरिका, यूरोप जैसे देशों ने वहां कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया था, कोई मान्यता नहीं दिया था। चीन की सरकार से उनके कोई रिश्ते नहीं थे। कब तक? 1969 में, जब अमेरिका और चीन के बीच में रिश्ते बढ़ने शुरू होते हैं। तो भारत एक एशियन पावर के रूप में देखा जाता था, लेकिन केवल 20 वर्षों में 1967 तक आते आते इंडिया के इमेज को बड़ा धक्का लगा। इंडिया को इमेज को सबसे पहले धक्का लगा जो चीन के साथ वार हुआ, वो तो धक्का था ही। 1964 में भारत को सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया लीडरशिप क्राइसिस का। यानी यहां पर जब नेहरू जी का निधन हुआ तो पहला सवाल आया कि हु आफ्टर नेहरू। यानी यहां पर जो है एक बड़ा सवाल था कि नेहरू के कद का कोई भी पर्सनैलिटी इंडिया में नहीं है, अब कौन भारत को लीड करेगा। 1945 के बाद जब अंग्रेजों की भारत से जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, तो अंग्रेजों का एक फेमस स्टेटमेंट था। उनका कहना था कि इंडिया जो है वह न नेशन था, न नेशन है, न नेशन रहेगा, और यह देश कैपेबल ही नहीं है कि सेल्फ रूल कर सके। उनका कहना था कि अगर हम इंडिया को छोड़कर चले गए तो इंडिया में एनार्की लाइक सिचुएशन आएगा और यह कई नेशन में टूट जाएगा, इंडिया बचेगा नहीं, उनका कहना था। और ऐसे हालात में जब इंडिया टूटने लगेगा तो ये लोग फिर से हमको याद करेंगे और फिर से ब्रिटेन यहां पर आएगा। ये मानना था, ये कॉन्फिडेंस था अंग्रेज जो वहां पर मान्यताकार थे। जॉन स्ट्रेची तो खुल के बोलता था कि इंडिया में कोई नेशन वेशन का कंसेप्ट नहीं है। और जब नेहरू का डेथ हुआ तो ये आवाज पहुंची अमेरिका में। वहां के एक बड़े वहां पर जर्नलिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने वहां पर एक पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि अब नेहरू के जाने के बाद इंडिया टूटेगा, इंडिया में एनार्की लाइक सिचुएशन आएगा। तो भारत में एक बड़ा प्रॉब्लम आया कि नेहरू जी के बाद कौन होगा। हालांकि हमने थोड़े समय के लिए, जैसे इनका निधन हुआ नेहरू जी का, तो हमने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में गुलजारी लाल नंदा को अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन कुछ समय के लिए। फिर कांग्रेस ने अपने में से एक लीडर को चुना जो उस वक्त कांग्रेस में इंटरनल पॉलिटिक्स में तो काफी प्रभावी माने जाते थे। अच्छा छवि उनका था, ईमानदार छवि था, लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन उनकी पब्लिक इमेज उस तरीके की नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर या जो हमारा लीडर होता है उससे हम एक तरीके का ऑरा चाहते हैं, एक अलग तरीके का करिश्मेटिक जो है पर्सनैलिटी चाहते हैं। अब शास्त्री जी छोटे कद के सीधे साधे आदमी, अब वो धोती कुर्ता वहां पर पहनते थे, थोड़ा सूट बूट का आदमी हो, थोड़ा स्टाइलिश आदमी हो, तेज तर्राक आदमी हो। आप जितने भी प्राइम मिनिस्टर देखेंगे कुछ ना कुछ इस तरीके का ऑरा अपने साथ बनाकर चलते हैं, शास्त्री जी के साथ नहीं था। तो एक मैसेज जो यहां पर जा रहा था कि नहीं, अब तो बहुत कमजोर हाथों में देश की सरकार है। लेकिन यह अलग बात है कि शास्त्री जी ने इस बात को गलत साबित किया और भारत के 2 सालों में भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में अपने को एस्टेब्लिश किया जिसने न केवल 65 की जो पाकिस्तान के साथ वार था उसमें भारत को जीत दिलाई, बल्कि जय जवान जय किसान के नारे के साथ जो हमारा मोराल खत्म हो रहा था, हमारी सेना का, हमारे किसानों का, उस मोराल को बढ़ाने में शास्त्री जी से बड़ी भूमिका किसी की भी नहीं थी। तो एक तो ये क्वेश्चन मिला, लेकिन जब शास्त्री जी का निधन हुआ तब तो और ज्यादा वहां पर जो है ये एक क्राइसिस आया। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का जब निधन हुआ तो कहा गया कि एक आदमी कोई संभाल रहा था देश को, अचानक जो है इनका निधन होने के बाद अब कहा जाने लगा अब कौन आएगा, अब कौन देश को संभालेगा। और इसी समय कांग्रेस पार्टी ने एक यूथ फेस वहां पर सामने रखा, नाम इंदिरा गांधी था। इंदिरा गांधी बहुत यंग थी। इंदिरा गांधी ऐसा नहीं था कि अनएक्सपीरियंस थी जैसा लोग मानते हैं। इंदिरा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उन्होंने बानर सेना को लीड किया था। इंदिरा गांधी वो नेता थी जिन्होंने जब अंडरग्राउंड मूवमेंट 1942 के चल रहे थे तो जेपी से लेकर तमाम बड़े कांग्रेस के नेताओं को अलग अलग तरीके के सपोर्ट देने का काम इंदिरा गांधी किया करती थी। अब उन्हें जब प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा था तो यह ध्यान रखना होगा कि हमारा जो देश था वह कोई बहुत मॉडर्न सोसाइटी में अभी चेंज हुआ नहीं था।
पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, एक औरत देश को लीड करेगी, इस तरीके का एक्सेप्टेंस हमारे अंदर नहीं था। और इंदिरा गांधी साई नेचर की मानी जाती थी, कहा जाता था कि उस वक्त उन्हें गूंगी गुड़िया के रूप में, साइलेंट डॉल के रूप में बोला जाता था कि ये गूंगी गुड़िया कुछ कर भी पाएगी। इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा अपने ही पार्टी के लोगों के द्वारा, जो सीनियर लीडर थे, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, जैसे मोरारजी भाई देसाई। इसके बावजूद इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और कुछ ही समय में इंदिरा जी ने अपने को आयरन लेडी के रूप में स्टेब्लिश कर दिया। यानी वो कुछ ही समय में एक ऐसी जो है तेज तर्राक प्रधानमंत्री बनी जिन्होंने वाकई भारत को एक सही तरीके का वहां पर लीडरशिप दिया। कुल मिलाकर ये समझिएगा कि जब ये सारी चीजें घट रही थी 1965, अच्छा इसी बीच में 1967 में जनता के बीच में से भी एक सिक्योरिटी थ्रेट निकला, जिसे आप लोग नक्सलवाद के रूप में जानते हैं। यह वही दौर था। तो इस पूरे एक डिकेड में, 70 के दशक में अचानक इतनी प्रॉब्लम आ गई कि हमें एक एक चीज के बारे में सोचना था। हमें क्या क्या सोचना था? हमें सोचना था, एक तो कैसे हमारी इंटीग्रिटी जो है वो कैसे सिक्योर रहे, देश पर अगर हमला हो रहा है तो कैसे उसको हम बचा सकें, कैसे वहां पर काम कर सकें। जो गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हम क्या करें कि हम यहां पर जो सोशलिस्ट पॉलिसीज हैं उनको यहां पर लाएं। तो सोशलिस्ट जो है पॉलिसी की बात यहां पर की जाने लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, पूरे देश को वहां पर कम्युनल जो डिवीजन है, क्योंकि यह वही दौर था जब कम्युनल डिवीजन बढ़ने शुरू हो गए थे और माइनॉरिटीज पर थोड़े बहुत हमले होते थे, तो वहां ओआईसी में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री था, वहां पर इशू उठता था कि भारत मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ बहुत एट्रोसिटीज हो रही है। तो कुल मिलाकर ये सब सिचुएशन थे जहां हमें यह जो वर्ड थे इनकी जरूरत यहां पर पड़ी। तो कुल मिलाकर अब एक एक करके यहां पर तेजी के साथ देख लेते हैं कि इन शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी। ये इसलिए बैकग्राउंड सारी चीजें मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे। अगर आप ये सारी चीजें जानते रहेंगे तो आपको आर्गुमेंट गढ़ने में, पॉइंट्स ढूंढने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर पहला वर्ड अगर हम देखें सोशलिस्ट, तो ये वर्ड क्यों जोड़ा गया, पहले इसको एक बार हम देखते हैं। सोशलिस्ट टर्म क्यों जोड़ा गया? हमने कहा कि वैसे तो जो है यह संविधान में पहले से था, यानी यह संविधान में पहले से ही प्रेजेंस था, पहले से ही मौजूद था, लेकिन इसको अधिक एक्सप्रेसिव बनाना था। इसको अधिक एक्सप्रेसिव बनाने के लिए, अधिक क्लियरिटी, फॉर मोर क्लियरिटी एंड एक्सप्रेसिव सेंस जो यहां पर होना चाहिए, तो अधिक स्पष्टता और मजबूती देने के लिए, यानी हम ये शो करना चाहते थे कि वी आर कमिटेड फॉर सोशलिस्ट पॉलिसीज। तो अधिक स्पष्टता और यहां पर मजबूती देने के लिए हमने इस वर्ड को जो है इनकॉर्पोरेट किया अपने प्रीएम्बल में। हमने कहा कि संविधान के पहले यह हमारे संविधान में कहां दिखाई देता था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अगर आप देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो प्रीएम्बल में ही हम जस्टिस की बात करते हैं। और जस्टिस कैसा? सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। तो हम प्रस्तावना में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, जो अपने आप में सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट होंगी उनके आइडियल्स के रूप में होती है। इससे पता चलता है कि हम क्या हैं, हम यहां पर जो है सोशलिस्ट थे, पहले से ही सोशलिस्ट थे। यही तो है सोशलिस्ट का मतलब, जहां पर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस हो। दूसरा, हमने सभी को राइट टू इक्वेलिटी दिया, तो राइट टू इक्वेलिटी अपने आप में सोशलिस्ट पॉलिसी ही तो है, यही तो इक्वेलिटी को प्रमोट करने की बात करता है। हमने यहां पर डिप्राइव्ड क्लासेस के लिए हमने अफर्मेटिव एक्शन की बात, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर डिप्राइव्ड क्लासेस यानी वंचित वर्गों के लिए सकारात्मक भेदभाव। तो वंचित वर्गों के साथ सकारात्मक भेदभाव का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल में है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो हमने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी वहां पर किया। हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है डीपीएसपी, उसमें हमारा जो पूरा एम है वो वेलफेयर स्टेट का है, कल्याणकारी राज्य की धारणा।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप पढ़ेंगे कि राज्य को बताया गया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, हर तरीके काम का अधिकार, हर तरीके की व्यवस्था वह स्टेट से एक्सपेक्टेशन किया गया है। ये सब मिलकर बताते हैं कि संविधान में अलग अलग प्रावधानों में समाजवादी भाव पहले से विद्यमान था, लेकिन अब इसको और अधिक मजबूती देने, इसे एक आइडियल्स के रूप में स्टेब्लिश करने, इसे एक गोल और ऑब्जेक्टिव के रूप में स्पष्ट करने के लिए प्रियम्बल में जगह दिया गया। क्योंकि प्रियम्बल जो है वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स को डिसाइड करता है। तो प्रियम्बल में अगर इसको हम सब देते हैं तो यह जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता यहां पर बनेगी। तो एक तो यहां पर जो है यह बोला गया था। दूसरी चीज क्या था? दूसरा, गवर्नमेंट ये रिफ्लेक्ट करना चाहता था कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट क्या है, यानी सरकार अपनी प्राथमिकता और अपनी प्रतिबद्धता, क्योंकि लोगों में अनरेस्ट बढ़ रहा था, गुस्सा बढ़ रहा था। तो यहां पर जो है सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है की जो है वह आर्थिक गवर्नमेंट की वह जनता के प्रति या जो है सरकार की सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए प्रतिबद्धता। तो डेमोन्स्ट्रेशन था यहां पर किस लिए? फॉर द कमिटमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। तो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए जो कमिटमेंट गवर्नमेंट का था, इसको प्रदर्शित करना यहां पर जरूरी था। तो यहां पर जिस तरीके से गरीबी वगैरह बढ़ रहे थे, रिसोर्स क्राइसिस बढ़ रहा था, तो सोसाइटी को एक मैसेज देना था कि गवर्नमेंट जो है वह किसके साथ है? पब्लिक के साथ है। इससे क्या होता? सरकार के प्रति नागरिकों में ट्रस्ट बिल्ड होता। तो एक ये पर्पस था कि सरकार के प्रति नागरिकों में विश्वास की भावना मजबूत हो, सरकार के प्रति नागरिकों में विश्वास की भावना मजबूत करने के लिए। ये पर्पस थे जिसके लिए ये वर्ड इनकॉर्पोरेट किए गए, जिससे कि समाजवादी जो लक्ष्य हैं उनको स्पष्टता और मजबूती मिल पाती और यहां पर नागरिक जो हैं वो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट कर पाते। ये बहुत जरूरी था। जो एक और इसका स्ट्रेटेजिक जो पर्पस था, एक सामरिक उद्देश्य भी था। और सामरिक उद्देश्य क्या था? असल में यह कोल्ड वॉर का इरा था, जब भारत के सामने ये संकट आए थे और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। ये वो बैकग्राउंड था जब कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत रसा के बीच में चल रहा था। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत ने न तो अमेरिका को चुना और न सोवियत रसा को चुना। भारत इसलिए दोनों से सपोर्ट खुलकर नहीं मिल पा सकता था। लेकिन अचानक घटनाक्रम तेजी से बदला। 1969 के बाद अमेरिका चीन के बीच नजदीकियां बढ़ी और 71 तक आते आते अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की चीन की यात्रा भी हो गई और यहां पर दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ गई। क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से पहले से ही जुड़ा हुआ था, तो पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की ये नजदीकियां और मजबूत होनी शुरू हो गई। इन बैकग्राउंड में, इन परिस्थितियों में यहां पर भारत के सामने अब संकट ये था कि अगर कोई भी युद्ध पाकिस्तान के साथ होगा तो अमेरिका और चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे और तब भारत के लिए अपने को सिक्योर कर पाना नियर टू इम्पॉसिबल होगा। इसलिए उसे एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो अगर ऐसे हालात आते हैं उसे अमेरिकी हमले से बचा सके। अदरवाइज वो हमने कहा कि भारत इतना तो सक्षम था कि वह पाकिस्तान या चीन को टैकल कर सकता था, लेकिन अमेरिका को नहीं। इसी बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाया। 1971 में हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी सोवियत रसा के साथ कर ली, जिस संधि के तहत, जो मित्रता संधि हुआ था, उसके तहत बात यह थी कि अगर दोनों देशों में किसी के ऊपर हमला होता है तो एक दूसरे से मदद मांगा जा सकता है और ये एक दूसरे की मदद कर भी सकते हैं। 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ तो हमने बताया कि बंगाल की खाड़ी में अमेरिका का 7वीं जहाजी बेड़ा भी आ गया और उस वक्त यह देखा गया कि भारत ने सोवियत रसा से फ्रेंडशिप ट्रीटी के तहत मदद मांगी तो सोवियत रसा ने कहा आप वेट कीजिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सोवियत रसा ने अमेरिका के अथॉरिटी के पास फोन किया और उन्होंने कहा कि शायद आप भूल गए हैं कि आपने तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल जापान पर कर दिया है, आज तक हम नहीं कर पाए हैं।
हमारे पास कोई यहां पर न्यूक्लियर वेपन की कमी नहीं है, बस समस्या है कि आज तक यूज नहीं किए हैं। अगर आप बंगाल की खाड़ी में यूं ही बैठे रहेंगे और भारत पर हमले की तैयारी करेंगे तो हमें बड़ा मौका मिल जाएगा इन नाभिकीय हथियारों के इस्तेमाल का। तो अच्छी बात आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए ये है कि आप भारत पाकिस्तान को आपस में उलझने दीजिए, आप वहां से हट जाइए। यानी चीन, सोवियत रसा ने अमेरिका को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर भारत पर कोई भी हमला किया गया तो सोवियत रसा भारत के पक्ष में वह अन्य देशों पर हमला करेगा। और यही वजह रहा कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और भारत 1971 के बाद 1972 में वह न केवल पाकिस्तान से जंग जीतता भी है बल्कि बांग्लादेश जैसी एक देश का गठन भी होता है। कुल मिलाकर अब अगर ये सामरिक उद्देश्य क्या था कि सोवियत रसा ने इतना बड़ा मदद किया है तो उसके साथ कोई नजदीकी तो होनी चाहिए, और सोवियत रसा की आइडियोलॉजी क्या है? सोशलिस्ट। तो हम एक तरीके से सोवियत रसा से अपनी नजदीकी भी, लाइक माइंडेड होने की कोशिश भी कर रहे थे। तो समाजवादी सोशलिस्ट जो गवर्नमेंट था सोवियत रसा का, समाजवादी सोवियत संघ से अधिक निकटता का प्रदर्शन करने के लिए। तो ये तो था पहला रीजन, सोशलिस्ट वर्ड क्यों जोड़ा गया। अब आइए दूसरा वर्ड यानी सेक्युलर वर्ड क्यों जोड़ा गया। सेक्युलर वर्ड क्यों जोड़ा गया? तो पहला तो आपका लॉजिक वही होगा कि संविधान में पहले से ही था और इसको और अधिक एक्सप्रेसिव और क्लियरिटी देने के लिए। यह संविधान में क्या है? पहले से ही था। अब अधिक क्लियरिटी और एक्सप्रेसिव जो है इसको बनाने के लिए, या इसको अधिक मजबूती देने के लिए, अधिक स्पष्टता और मजबूती देने के लिए किया गया। अगर हम संविधान में देखें कि कहां पर सेक्युलरिज्म के प्रोविजन हैं, संविधान में पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता कहां पर दिखाई देती है, अगर इसको खोजने की कोशिश करें तो हमें दिखाई देगा। आप प्रियम्बल में देखिए, प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ फेथ एंड वर्शिप क्या है? ये यहां पर वह रिलीजियस फ्रीडम, सेक्युलरिज्म ही तो है। प्रस्तावना में फेथ और वर्शिप, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। दूसरा बोला गया है आर्टिकल 15 में कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, राज्य द्वारा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। रिलीजियस फ्रीडम का जो राइट दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक दिया गया है। आर्टिकल 25 टू 28 दिया गया है। कल्चरल एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29, 30, ये सब क्या है? सेक्युलरिज्म के एग्जाम्पल हैं जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। तो ये सब आप देख सकते हैं कि सेक्युलरिज्म कोई न्यू कंसेप्ट नहीं था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जगह पर इसको आप देख सकते हैं। लेकिन इसको और अधिक एक्सप्रेसिव और अधिक इस टर्म को स्ट्रेंथन करने के लिए और क्लियरिटी देने के लिए एक आइडियल के रूप में, पॉलिटी के एक आइडियल के रूप में इसको एस्टेब्लिश करने के लिए प्रियम्बल में जगह दिया गया। यानी सरकार के आदर्श और लक्ष्य के रूप में इसको और अधिक स्पष्टता देने के लिए यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में डाला गया। क्लियर है? हमने कहा अपने दिमाग में आर्गुमेंट गढ़ने हैं और आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग अपना लैंग्वेज बनाना है। ये लैंग्वेज जो मैं बता रहा हूं ये लैंग्वेज आपका नहीं, आप अपना एक ओरिजिनल नेचुरल लैंग्वेज धीरे धीरे वह सेट कीजिए।
और वो तब हो पाएगा जब आप आपस में बातचीत करना शुरू करेंगे, कुछ लिखना, राइटिंग प्रैक्टिस। आप जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आंसर ही लिखिए, किसी दिन किसी आर्टिकल को लिखने की कोशिश कीजिए, कुछ अपने ओपिनियन देने की कोशिश कीजिए। अगर लिखने की प्रैक्टिस आपको हो गई, यकीन मानिए आंसर राइटिंग अपने आप आपका बेहतर होगा और सबसे बेहतर होगा। क्योंकि आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम ये नहीं आती है कि आपके पास लिखना आपको नहीं आता, कहां शुरू करें कहां अंत करें, ये प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम है मैक्सिमम आंसर राइटिंग में कि उनके पास कंटेंट नहीं है, उनके पास आर्गुमेंट नहीं है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करके वो चीजों को लिखते हैं। तो इसलिए आपके पास अगर आर्गुमेंट अच्छे होंगे, एग्जाम्पल अच्छे होंगे, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब आइए, एक फैक्टर हो गया कि और अधिक स्ट्रेंथन करने के लिए इस आइडियल को हमने प्रीएम्बल में ऐड किया। दूसरा, जो तत्कालीन परिस्थिति थी, यानी उस वक्त का जो है सिचुएशन था, कब का, 1976 का, तत्कालीन परिस्थिति में रिलीजियस हार्मनी बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज था। यानी हमारे जो धार्मिक सौहार्द है, सांप्रदायिक सौहार्द, इसके सामने खतरा था। भारत में उस वक्त सांप्रदायिक सौहार्द के सामने क्या था, खतरा था, थ्रेट था। जो हमारा कम्युनल हार्मनी यहां पर था, देश के अलग अलग हिस्सों में कम्युनल राइट और यहां पर जो है कम्युनल टेंशन बढ़ रहे थे। सांप्रदायिक दंगे और तनाव देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ना शुरू हो चुके थे। इंडिया के लिए यह सही नहीं था, इसलिए ये वर्ड यूज करके इन्होंने ये कमिटमेंट शो कर दिया। तो सरकार की प्रतिबद्धता, इससे कमिटमेंट कि भारत ने कहा कि भाई हम सेकुलर हैं, हम इस तरीके की चीजों को एंजॉय नहीं करेंगे, ये कम्युनल राइट, कम्युनल टेंशन। तो ये हमने एक्सप्रेस किया कि हम सेकुलरिज्म के लिए, तो एक मैसेजिंग का काम यहां पर किया गया। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि लोगों में एक विश्वास वो जगे, खासकर माइनॉरिटीज में ये ट्रस्ट जगे। क्योंकि जब भी कम्युनल टेंशन होंगे, भले ही उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी में किसी की भी कैजुअलिटी हो, ज्यादा फियर जो क्रिएट होगा वो उनमें होगा जो नंबर में कम होंगे। तो माइनॉरिटीज जो है वो हमेशा डरेंगे, और माइनॉरिटीज जब भी डरता है तो उसका रिएक्शन भी उतना ही वायलेंट होगा। तो यहां पर क्योंकि वो उनको कंसोलिडेट होना पड़ता है, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का ये जो टेंशन है वो एक अलग तरीके का शेप लेता जाता है। और मेजॉरिटी के साथ प्रॉब्लम आएगी, मेजॉरिटी का मानना रहेगा कि माइनॉरिटी जानबूझकर किसी दूसरे, यानी पाकिस्तान का जो एंगल वहां पर आएगा, तो बड़ा अलग सा कॉम्प्लिकेटेड सा जो है एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो लोगों में विश्वास जो है इसके लिए बनाए रखने के लिए, लोगों में विश्वास बनाए रखने के लिए, विशेषकर माइनॉरिटीज में, स्पेशली माइनॉरिटीज, इसके लिए भी सेकुलर वर्ड प्रीएम्बल में ऐड किया गया। और सबसे बड़ी चीज थी कि इंडिया का जो रीजनल और ग्लोबल इमेज था उसको बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मैसेज किया जा रहा था कि इंडिया में माइनॉरिटीज वो प्रोटेक्टेड नहीं है। तो भारत की रीजनल और ग्लोबल इमेज, भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक छवि को जो है वह मजबूत करना यहां पर था। क्योंकि अदर कंट्री ये बोल रहे थे कि इंडिया में माइनॉरिटीज राइट प्रोटेक्टेड नहीं है, माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव, क्योंकि भारत पर आरोप था, ये भारत पर जो है ये लोग अदर कंट्रीज ब्लेम करते थे कि माइनॉरिटीज जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव। आज जो नोट्स है वो हम सेंड कर देंगे प्रीएम्बल के बाद का। अब अंतिम जो वर्ड है, यानी यहां पर तीसरा वर्ड, उसकी तरफ चलते हैं। तीसरा है इंटीग्रिटी, अखंडता। तो ये हमने कहा कि अखंडता अगर से देखेंगे तो संविधान में पहले से ये भी था। पहला आर्गुमेंट तो बहुत क्लियर है, संविधान पहले से था, लेकिन इससे अधिक स्पष्टता देना जरूरी था।
अधिक स्पष्टता। और क्यों अधिक स्पष्टता देनी थी? क्योंकि देश के सामने सुरक्षा खतरे बढ़ रहे थे। अगर संविधान में बोलें कि कहां पर था, तो आप प्रियम्बल में ही देख सकते हैं। प्रियम्बल में जब हम बोलते हैं सॉवरेन, प्रस्तावना में जब हम बोलते हैं कि हम क्या हैं, सॉवरेन हैं, संप्रभुता हम बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें हमारा जो क्षेत्र है उस पर कोई और अधिकार नहीं कर सकता है। जब हम बोलते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन है, तो यानी आर्टिकल 352 क्या कहता है कि देश के ऊपर किसी ने भी हमला किया तो हम क्या करेंगे, सरकार वहां पर उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। तो इमरजेंसी जो प्रोविजन है वो भी इसीलिए तो है, इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ। तो ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पर वह बताती हैं कि ये तीनों वर्ड क्यों जोड़े गए थे। और अंतिम में जो उस वक्त की चुनौतियां थी, चैलेंजेस इंडिया के सामने जो था, चैलेंजेस था और इसलिए इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ना जरूरी था। एक्सटर्नल इंटरनल बोथ वे, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रूपों में हमारे सामने कई तरीके की चुनौतियां थी। एक्सटर्नल अगर चैलेंजेस की बात करें तो यहां पर चीन और पाकिस्तान की सीमा से हमें खतरा था, और इंटरनल की बात करें तो नक्सलिज्म जो है वह स्टार्ट हो चुका था। तो इसलिए हमको जो है यहां पर बहुत जरूरत था कि ये सारी चीजों को यहां पर किया जाए। तो ये सब यहां पर जो है हम लोगों को देखना है और ये समझना था। ठीक है, तो अब प्रियम्बल यहां पर उम्मीद है कि सारी चीजें अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे यहां पर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन और अपने दिमाग में आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि कुछ क्वेश्चन मैं और भेजूंगा आप लोगों को, जिसे आप प्रियम्बल को और अच्छे तरीके से और कंटेम्पररी तरीके से समझ सकें। जो टेस्ट होते रहेंगे उसमें क्वेश्चन बीच बीच में मैं डालता रहूंगा प्रियम्बल का, तो जिससे कि हर तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। आइए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। प्रियम्बल में एक और डिबेट चल रहा है, जिस पर हम जब टेस्ट लेंगे तो उसमें जब क्वेश्चन देंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन आपसे कराएंगे। और वो डिबेट चल रहा है कि अभी सेकुलर और सोशलिस्ट टर्म जो है इनको कहा जा रहा है कि क्या इन्हें संविधान से निकाल देना चाहिए। एक पीआईएल जो है वो कोर्ट में दायर किया गया, हालांकि उसको एंटरटेन नहीं किया गया। तो वो अलग टॉपिक, अलग तरीके से, अलग समय पे मैं डिस्कस करूंगा। अब आइए हम लोग चलते हैं फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान का दर्शन जिन चीजों से बना है उनमें पहला हमने प्रस्तावना देखा। अब हमें फंडामेंटल राइट देखना है, हमें मूल अधिकार यहां पर देखने हैं। और जब मूल अधिकारों की बात की जाती है तो मूल अधिकारों में जो है यहां क्या बोला जाता है, आइए देखते हैं। हमारा मूल अधिकार जो है वो कहां से किस तरीके से शुरू होता है, इसको हम लोग अब देखने जा रहे हैं। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको थोड़ा सा और सावधानी से और बेहतर तरीके से समझना है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत तो प्रियम्बल से है, लेकिन प्रियम्बल कोई प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन स्टार्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्हें आर्टिकल आप कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को क्या कहते हैं, आर्टिकल। आर्टिकल जो शुरू होता है वो होता है पार्ट 1 से, और इस तरीके से पार्ट 22 यानी 22 पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो अलग अलग टॉपिक को वो लीड करते हैं। जैसे पार्ट 1 जो है वो बताएगा इंडिया की टेरिटरी कहां तक है, तो इंडिया का क्षेत्र कहां तक है पहला। दूसरा पार्ट जो है वो बताता है कि इंडिया में रहने वाले सिटीजन कौन है और सिटीजनशिप मिलता कैसा है, उनका जो प्रोविजन है वो हमें दूसरे पार्ट में मिल जाएगा। और तीसरे पार्ट में इन नागरिकों को या लोगों को जो राइट्स मिले हुए हैं वो कौन से हैं। चौथा पार्ट जो हमारा है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। पांचवा पार्ट यूनियन गवर्नमेंट की बात करेगा, तो छठा पार्ट स्टेट गवर्नमेंट की बात करेगा। इस तरीके से अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, और हर पार्ट में कुछ कुछ आर्टिकल दिए गए। जैसे आर्टिकल पार्ट 1 आप पढ़ेंगे इंडिया और उसकी टेरिटरी के बारे में, तो आप देखेंगे कि वहां पर आर्टिकल 1 से लेकर वह आर्टिकल 4 तक जो है वहां पर प्रोविजन किया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अब देखिए यहां पर जो है ये है आपका पार्ट 1। तो पार्ट 1 क्या हमने बताया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसका टॉपिक क्या है, हेडिंग क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये समझिए। अब यहां से इस हेड से रिलेटेड जो प्रोविजन है,
तो आर्टिकल 1 में दे दिया गया। पहले क्या बताया, नेम क्या है, टेरिटरी क्या है हमारे जो है यूनियन का, तो आर्टिकल 1 यहां पर हो गया। फिर इसमें आर्टिकल 2 में चीजों को बताया गया है, फिर आर्टिकल 3 में चीजों को बताया गया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको संविधान पढ़ना आसान हो जाए। अब एक काम और आप कर लोग करिएगा, एक बेयर एक्ट आता है, ये जो हम दिखा रहे हैं ये है बेयर एक्ट, यानी जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप लोग परचेज कर लीजिए। ये बाइलिंगुअल आता है, मतलब उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। इंग्लिश मीडियम के जो लोग हैं वो केवल इंग्लिश ले सकते हैं, तो वहां पर आप जो है ये प्रियम जो हमारा क्या कहते हैं, ये जो बेयर एक्ट है इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं आपको पढ़ने में थोड़ी क्या हो जाएगी, आसानी। जो इंग्लिश मीडियम के हैं और आईएएस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो पीएम बख्शी साहब का जो है वो एक बेयर एक्ट आता है जिसमें पूरे आर्टिकल के साथ साथ उन्होंने कुछ कमेंट वगैरह भी किया है, आप उसको भी ले सकते हैं। और हिंदी मीडियम में जो बेयर एक्ट आता है केवल वो सिंपल बेयर एक्ट आप लीजिएगा, क्योंकि बाकी चीजें तो हम क्लास में कर ही रहे हैं। इसी तरीके से देखिए आर्टिकल 4 तक क्या था, वह आर्टिकल 4 तक पार्ट 1 हमारा था। अब देखिए यहां पर दूसरा जो पार्ट शुरू होता है वो कैसे शुरू होता है, तो दूसरा पार्ट शुरू होगा कॉन्स्टिट्यूशन का और उसका हेडिंग दे दिया जाएगा। हेडिंग क्या है, सिटीजनशिप। तो अब इस पार्ट में केवल सिटीजनशिप की बात की जाएगी और ये शुरू होगा आर्टिकल, अगले आर्टिकल से, आर्टिकल 5, फिर उसके बाद आर्टिकल 6, फिर उसके बाद जो है आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, 9, 10, ये सब आर्टिकल हैं। आर्टिकल 11 यहां तक खत्म हुआ। फिर क्या शुरू हुआ, पार्ट 3 शुरू हुआ। पार्ट 3 में क्या चल रहा है, तो हमने कहा इसका हेडिंग बहुत क्लियर है। पार्ट 3 में बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनके बारे में पढ़ा जाएगा। और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, इस तरीके से। लेकिन हम लोग अभी फंडामेंटल राइट्स को यहां पर पढ़ें उसके पहले बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है और यहां से क्वेश्चन भी आते हैं। तो तेजी के साथ हम लोग बेसिक कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि हमारा जो है इससे रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट यहां पर क्या होना चाहिए। तो हमने कहा कि हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, भाग 3 में। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पार्ट 3 दिया गया है। इनमें हम लोगों को इन चीजों को देखना है, लेकिन इसके पहले हमने कहा कि बेसिक कंसेप्ट हम लोग यहां पर समझते हुए चलेंगे। और बेसिक कंसेप्ट का मतलब यहां पर क्या है, पहले हम लोगों को क्या समझना है पहले वो समझते हैं। यहां पर फंडामेंटल राइट से ज्यादा जरूरी है समझना राइट क्या होता है। तो यहां पर व्हाट इज राइट, यानी जो है यहां पर राइट का मतलब क्या होता। अगर हम बात करें अधिकार क्या है, अधिकार को कैसे हम जो है डिफाइन करेंगे, तो क्या है अधिकार, आप सुनिएगा। कई बार हम आपस में बात करते हैं कि हमें अधिकार चाहिए, अधिकार क्या चाहिए आपको। असल में अधिकार वे सोशल कंडीशन हैं जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं स्टेट के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, और प्रोटेक्टेड जो होते हैं स्टेट के द्वारा। तो व्हाट इज राइट, तो राइट्स आर दोज सोशल कंडीशन। ये क्या है, सोशल कंडीशंस हैं। ये सोशल कंडीशंस यानी वो सामाजिक दशाएं हैं जिनको सोसाइटी के द्वारा यहां रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, और प्रोटेक्टेड बाय जो हैं वह प्रोटेक्टेड बाय स्टेट होते हैं, राज्य के द्वारा जिनकी रक्षा की जाती है। तो अधिकार आपको हर एक व्यक्ति को मिला हुआ वो सोशल कंडीशन है जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इसेंशियल होता है। फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वह क्रिटिकल होता है। आपके व्यक्तित्व विकास के लिए जो सबसे जरूरी सामाजिक दशाएं हैं उनको हम यहां पर राइट कहते हैं, अधिकार कहते हैं। आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए कौन सी सामाजिक दशाएं होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप जो है वह आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं और आपको अलग जगह बिठा दिया जाए, टीचर आप पे ध्यान न दे, आपके साथ सार्वजनिक जीवन में भेदभाव हो, क्या आपके व्यक्तित्व का विकास होगा? बचपन से आपको मारा पीटा जाए, आपके साथ गलत व्यवहार अब्यूज किया जाए, क्या आपके व्यक्तित्व का विकास होगा? बचपन से ही आपको वह पौष्टिक चीजें खाने को न दी जाए,
आपको अभाव में रखा जाए कि आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, बचपन से ही एक चार दीवारी में आपको कैद कर दिया जाए, बाहर की दुनिया में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका न दिया जाए कि आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी चीजें सोशल कंडीशंस हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के लिए जरूरी हैं। यानी हमें भोजन चाहिए, ये भी जरूरी है, हमें कपड़ा चाहिए, ये भी जरूरी है, मकान चाहिए, ये भी जरूरी है, और एजुकेशन भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, हमें अपनी बातें कहने का अधिकार होना चाहिए, हमें दूसरों के साथ समान व्यवहार का अधिकार होना चाहिए, हमें अपनी विश्वास, हमारी मान्यताएं, हमारे धर्म का पालन करने का अधिकार होना चाहिए। हमारा कोई अगर शोषण होगा तो व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, हमें शोषण से मुक्ति चाहिए। ये सब क्या है? ये सब अधिकार है। तो अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आधारभूत होती हैं और जिन्हें यहां पर जो है राज्य के द्वारा जो है रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है और राज्य के द्वारा जो है प्रोटेक्टेड होते हैं यहां पर, और यहां पर जो है वह समाज के द्वारा यहां पर जो है वह किए जाते हैं। तो पहला यहां पर इसका मतलब है कि ये सोशल कंडीशन है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और दूसरा बोला जाता है कि ये इंडिविजुअल क्लेम है, ये इंडिविजुअल क्लेम है। जो इंडिविजुअल क्लेम, ये जो हमने बताया कि ये दो चीजों पे टिके हुए हैं, इंडिविजुअल क्लेम जो सोसाइटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं और जो राज्य के द्वारा संरक्षण है। दो परिभाषाएं यहां पर आएंगी, एक सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां जो हमारे लिए आधारभूत होती हैं व्यक्तित्व विकास के लिए, दूसरा अधिकार कुछ भी नहीं है। अधिकार क्या है? व्यक्तिगत दावे। जब तक आप दावा नहीं करेंगे तब तक कौन सा सामाजिक दशा आपको मिलेगी? आप बताएंगे ना कि आपके लिए कौन सी सोशल कंडीशन चाहिए। अब सवाल है कि किसी ने खड़ा किया कि हमको सोशल कंडीशन चाहिए कि हम सड़क के बीचों बीच चलना चाहते हैं। अब आपका ये इंडिविजुअल क्लेम कि ये हम डिमांड कर रहे हैं, ये नहीं पूरा होगा, क्योंकि हर इंडिविजुअल क्लेम को सोसाइटी का रिकॉग्निशन चाहिए। यानी समाज अगर अप्रूव करे कि नहीं, हाँ ये बात, इनके बातों में दम है, ये सही कह रहे हैं कि ये मिलना चाहिए। जैसे लंबे समय तक ट्रांसजेंडर को हमारे यहां राइट नहीं मिला था। रेल की यात्रा से लेकर सरकारी नौकरियों में दो ही कॉलम होते थे, पुरुष और महिला। ट्रांसजेंडर के लिए बड़ी समस्या होती थी, उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हॉस्पिटल्स में होती थी ट्रांसजेंडर को लेकर। ट्रांसजेंडर अगर वहां जाते थे, न उन्हें महिला वार्ड में रखा जाता था, न पुरुष वार्ड में रखा जाता था। बड़ी दुविधा का शिकार वहां पर होते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन बड़े स्तर पर होता था। लेकिन आज जब सोसाइटी चेंज हुई और सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग उभर कर आए, इमर्ज होकर आए, जिन्होंने यह आवाज उठाई कि हमें ट्रांसजेंडर के जीवन में बदलाव लाना चाहिए, जिन्हें यह लगा कि नहीं, ट्रांसजेंडर जो है उनके अधिकारों को पहचान देनी चाहिए। उनकी आवाजों की वजह से आज स्थिति है कि ट्रांसजेंडर के लिए एक कानून बनाया जा चुका है। और वो कानून किसने बनाया? राज्य। तो राज्य संरक्षण देता है, समाज मान्यता देती है। तो अधिकार क्या है? वे व्यक्तिगत दावे जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य के द्वारा जिनका संरक्षण होता है। अब थोड़ा इवोल्यूशन देखते हैं, इसका जो विकास है, इवोल्यूशन जो है उसको देखते हैं। अधिकार की धारणा का विकास यहां पर कहां और कैसे स्टार्ट हुआ? अब जो सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि हमारे यहां अधिकार का जो कंसेप्ट था, तो वो स्टार्ट होता है 1215 में, जब जो है यह देखा गया कि ब्रिटेन के एक राजा हुआ करते थे। राजा जो हैं उनका नाम था जॉन, किंग जॉन। 1215 में यह देखा गया कि ब्रिटेन में बहुत से लोग एक डेलीगेट बनाकर किंग जॉन के पास गए और किंग जॉन से उन्होंने कहा कि हमें जो है ये आपसे जो है एश्योरेंस चाहिए, ये हमारी लिस्ट है, हमें ये सामाजिक सोशल कंडीशन चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा यह ख्याल रखा जाए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो किंग जॉर्ज ने वहां पर एक डिक्लेरेशन, एक चार्टर वहां पर डिक्लेयर किया, उसे मैग्ना कार्टा डिक्लेरेशन कहते हैं। तो यहां पर जो है ये जो उनका था डिक्लेरेशन मैग्ना कार्टा, ये माना जाता है कि पहली बार वह इस तरीके का जो है वह काम किया गया था। तो ये चीज यहां पर है इवोल्यूशन में 1215 से जो है यहां पर जो है, हाँ, तो 1215 से जो है यहां पर देखा गया। और 1215 में क्या देखा गया? तो यहां पर जो है यह देखा गया कि किंग जॉन ने
मैग्ना कार्टा चार्टर, यानी यहां पर जो है मैग्ना कार्टा चार्टर की बात आई। पहली बार यहां पर राइट का कंसेप्ट निकल कर आया, लेकिन राइट का ये कंसेप्ट अधूरा था। उसका वजह था, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि यहां पर मैग्ना कार्टा, तो ये जो है ये अधूरा था। क्योंकि इस वक्त मोनार्की हुआ करती थी, और राजतंत्र, मोनार्की का मतलब क्या होता था? राजा जो कहता था, जो राजा का आदेश होता था, वही प्रजा को स्वीकार करना होता था। प्रजा के लिए कोई अधिकार नहीं मांग सकता था। प्रजा ये कहती कि हमको ये अधिकार चाहिए, तो ये अधिकार उसे नहीं मिल सकता था। प्रजा ड्यूटी बाउंड होती थी, उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना था। प्रजा ये नहीं कहती कि हमारे लिए ये कंडीशन लाओ, वो प्रजा को बस आंख बंद करके राजा का पालन करना है, और ये मानना होगा कि राजा जो कहेगा वो सही कहेगा। तो यहां पर जो है पहली बार इस मैग्ना कार्टा चार्टर के द्वारा वह राइट्स का कंसेप्ट यहां पर ओरिजिन होता है। लेकिन चूंकि मोनार्की इस वक्त थी, इसलिए हम इसे नहीं कहते हैं कि यहां से राइट शुरू हुआ। राइट का कंसेप्ट तब आएगा जब किंग के लिए वो सब्जेक्ट नहीं, किंग के लिए वो सिटीजन हो जाएंगे। तो पहले मोनार्की में सब्जेक्ट होता है, सिटीजन नहीं होते हैं, वो उसके अधीन थे। सिटीजन यानी स्टेक होल्डर ऑफ स्टेट। सिटीजन हम क्या हैं? हम सरकार के अधीन नहीं है कि हम जो नेता हैं उनके अधीन, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, स्टेक होल्डर हैं हम इस पूरे देश के। तो यहां पर जब से यह कंसेप्ट आया डेमोक्रेसी का, तब से कंसेप्ट ऑफ राइट यहां पर आया है। तो पहली बार जो है यह देखा गया ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा, लेकिन हमने कहा कि यह मॉडर्न सेंस में यहां पर जो है ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि यहां मोनार्की था। फिर 1689 में ब्रिटेन में रिवॉल्यूशन हुआ और इंग्लिश बिल ऑफ राइट यहां पर आया। पहली बार यह माना गया कि अधिकार जो हैं वह थोड़े रूप, किसी रूप में यहां पर जो है यह देखे। तो यहां पर जो है पहली बार जो है यह कॉन्स्टिट्यूशनल और सिविल राइट की बात, वह इंग्लिश जो यहां पर ये था बिल, इसके द्वारा यहां पर बिल ऑफ राइट के रूप में देखा गया। तो 1689 में बिल ऑफ राइट्स यहां पर देखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट रहा यहां पर जो देखा गया कि अमेरिका जो है 1789 में, अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट था 1791 में, 1791 में जो है यहां पर देखा गया, और 1791 राइट में यूएस का बिल ऑफ राइट, और भारत का जो अधिकारों की धारणा है फंडामेंटल राइट, वो यहीं से लिया गया है, बिल ऑफ राइट। अमेरिका जो है यहां पर वह पहला डेमोक्रेटिक, क्योंकि ब्रिटेन में अभी भी मोनार्की थी, अभी भी राइट का कंसेप्ट खुलकर नहीं आया था, लेकिन अमेरिका 1776 में डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, और वह पहला कंट्री था जिसने रिटन राइट का, फंडामेंटल राइट का जो है प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किया, यूएस बिल ऑफ राइट। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद हुआ। जो अमेरिका का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें राइट के बारे में कंसेप्ट नहीं था, लेकिन आफ्टर फर्स्ट अमेंडमेंट वहां पर उसने ये शो कर दिया कि हमारे यहां पर राइट अपने सिटीजन्स के लिए भी होंगे, और यहीं से इंडिया इंस्पायर्ड हुआ। आगे चलकर यहां पर जो है 1789 का एक और चीज था फ्रांस का। फ्रांस का जो डिक्लेरेशन था, ये कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बना है कि यहां पर जो है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स of man and of the citizens ये सबसे इंपॉर्टेंट था। यानी कि यहां पर जो है व्यक्तियों और नागरिकों का जो के अधिकारों की जो घोषणा थी, ये फ्रांस की, ये सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। फ्रांस जो है यहां पर यह देखा गया, ये फ्रांस के द्वारा यहां पर जो है लाया गया था। तो यहां पर जो है पहली बार जो है वह लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी,
इस तरीके के बेसिक वैल्यूज यहां पर दिए गए थे। फ्रांस के इस जो है डिक्लेरेशन में कहा गया था, क्या बोला गया था? मेन, यहां पर कहा गया कि ऑल मेन आर बॉर्न, ऑल मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। सभी व्यक्ति स्वतंत्र जन्मे और यहां पर वह स्वतंत्र यहां पर समान रहेंगे। स्वतंत्र जन्मे हैं, स्वतंत्र हैं और रहेंगे। एंड इक्वल इन राइट्स, और अधिकारों के मामले में सभी लोग समान हैं। तो पहली बार सबको समानता की बात अगर कहीं पर कही गई, इक्वल राइट्स की बात की गई, तो वह फ्रांस में यहां पर किया गया और यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था। क्लियर है? तो ये तो एक तो यहां पर जो है कैसे कैसे इसका इवैल्यूएशन हुआ। लेकिन जो राइट का कंसेप्ट था वो और अलग अलग तरीके से निकला है। अगर कंसेप्ट ऑफ राइट को और अच्छे से समझना है हमें, तो टाइप्स ऑफ राइट्स को हमें समझना होगा। तो राइट के कंसेप्ट को, कंसेप्ट ऑफ राइट्स जो हैं यहां पर, उनको अगर समझना है तो अलग अलग तरीके से समझना होगा। जैसे पहला जो राइट आया था उसे हम नेचुरल राइट कहते हैं। नेचुरल राइट यानी प्राकृतिक अधिकार। क्या है, कैसे है, थोड़ा इसको समझिएगा। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत जरूरी हैं। प्राकृतिक अधिकार की धारणा ब्रिटेन में आई। हमने बताया कि जॉन लॉ जब ब्रिटेन में 1789 में वहां पर पहली बार बिल ऑफ राइट्स लाया गया। यही तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। 1789 में बिल ऑफ राइट लाया, 1689 में, 1689 में। तो वो बिल ऑफ राइट्स पर जो सबसे बड़ा इंप्रेशन जिस व्यक्ति का था, जिस विचारक का था, उसका नाम था जॉन लॉक। तो जॉन लॉक, ब्रिटिश विचारक, राइट का कंसेप्ट दिया गया। इनका क्या कहना था जॉन लॉक का? इनका कहना था कि राइट जो है कुछ ऐसे राइट हैं जो हमें स्टेट या गवर्नमेंट नहीं देती है, बल्कि हमको कौन देता है? नेचर देता है। और नेचर वो सबको देता है, किसी एक को नहीं देता है। और ऐसे जो राइट होते हैं, नेचुरल राइट इसको कहते हैं, ये नेचर के द्वारा गिवन है और ये स्टेट गवर्नमेंट के पहले से हैं। जब सरकारें नहीं हुआ करती थी तब भी ये राइट हम लोगों को मिले हुए थे और किसी स्टेट, किसी गवर्नमेंट के पास यह पावर नहीं है कि इस राइट को वो छीन सके हमसे। ये कौन से राइट हैं? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा राइट टू लाइफ, हमारा जीने का अधिकार है, राज्य इसको, सरकार इसको छीन नहीं सकती है। राइट टू लिबर्टी, उन्होंने कहा स्वतंत्रता, हम लोग स्वतंत्र होकर जन्मे हैं तो हमारे ऊपर बंधन मत डालिए, राज्य सरकारें हमारी आजादी को रोक नहीं सकती हैं। और तीसरा उन्होंने कहा राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। लॉ का कहना था कि जब पहली बार जब स्टेट गवर्नमेंट नहीं हुआ करते थे तो कोई प्रॉपर्टी किसकी कैसे होती थी? एक पेड़ पे हमने देखा सेब लगा हुआ है, हमने अपना लेबर, अपना श्रम लगाया, हम चढ़े और हमने तोड़ा, तो वो प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए, किसी और को क्यों हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि हमारे लेबर से जो भी चीजें हमको मिल रही है वो हमारी होनी चाहिए और ये हमारा बेसिक राइट है। तो यहां पर नेचुरल राइट का एक कंसेप्ट आया और ये जो है यहां पर जॉन लॉक के द्वारा यहां पर बोला गया था। इनका कहना था कि ये नेचर के द्वारा दिया गया, गिवन बाय नेचर, तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ऐसे राइट जो यहां पर नेचर के द्वारा गिवन है और जो यूनिवर्सल हैं, यानी हर जगह ये राइट सबकी को मिले हुए हैं, एक को दो को नहीं। और ये प्रायर टू गवर्नमेंट एंड स्टेट हैं, राज्य सरकार के पूर्व से हैं, राज्य सरकार के पूर्व से ये राइट सबको मिले हुए हैं, हमेशा से मिले हुए हैं। ये राइट्स जो हैं अनुलंघनीय हैं, यानी इनका वायलेशन नहीं किया जा सकता है। ये जो है अनुलंघनीय है यानी इनका वायलेशन नहीं किया जा सकता है, इनका जो है इंक्रोचमेंट नहीं किया जा सकता है, इनको छीना नहीं जा सकता है। और यहां पर जो है तीन ऐसे राइट हैं, नेचुरल राइट क्या हैं? तीन अधिकार ऐसे हैं। कौन कौन से तीन नेचुरल राइट हैं? पहला राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार यहां पर। दूसरा राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा राइट टू लिबर्टी और इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार जो है यहां पर, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार यहां पर। तो ये तीन तरीके की चीजें आई। तो पहला जो कंसेप्ट था वह नेचुरल राइट का था, लेकिन नेचुरल राइट बड़ा एम्बिग्विटी था। कौन है नेचर? अगर हम ये कह रहे हैं ना नेचर ने हमको दिया है, तो कौन है नेचर? पेड़, बरगद, नीम,
आम किससे पूछें कि हे नीम आप बताइए कि आपने मुझे कौन कौन से अधिकार दिए हैं, 2-3 और अधिकार क्यों नहीं बढ़ा देते हैं? तो ये पेड़ पौधे, ये नेचर किसको हम डिफाइन, माउंटेन रिवर किसको डिफाइन करेंगे? एम्बिग्विटी है यहां पर, इसको अलग अलग तरीके से लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसका कोई यहां पर जो है ठोस चीज नहीं बताई जा सकती। बहुत से लोगों ने कहा कि जो चीज सरकार के द्वारा दी जाती है वही चीज मेन होती है। अधिकार का मतलब ये जो राज्य के द्वारा दिया जाए कानून बनाकर, क्योंकि तभी वो बनी रहेगी, तभी वो सुरक्षित रहेगी। जब राज्य वो देता है तो राज्य उसकी सुरक्षा भी करता है। इसलिए सबने कहा कि लीगल नेचुरल राइट जो है ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है लीगल राइट। तो यहां से कंसेप्ट आया लीगल राइट का, वैधानिक अधिकारों का। लीगल राइट जो है ये यहां पर वैधानिक अधिकार, ये बात पहली बार जेरेमी बेंथम ने किया। ये भी ब्रिटिश विचारक थे, जेरेमी बेंथम जो हैं, इनके द्वारा यहां पर पहली बार ये बोला गया कि नहीं नहीं लीगल राइट होना चाहिए। अब लीगल राइट क्या था? इन्होंने कहा कि वो राइट जो स्टेट के लॉ के थ्रू आपको दिए गए, नेचर के थ्रू नहीं। इनका कहना था कि राज्य द्वारा जो राइट्स हमको दिए गए हैं, और राज्य द्वारा नहीं, राज्य की विधि के अधीन है, जो अंडर द लॉ ऑफ स्टेट है, ऐसे अधिकार जो राज्य के विधि के अधीन है उसके बाहर नहीं है। आपको अंडर द लॉ ऑफ स्टेट जो है ये राइट्स दिए जाते हैं, स्टेट द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। ये ऐसे राइट होते हैं जिनका राज्य द्वारा संरक्षण किया जाता है। तो इनका कहना था कि ये लीगल राइट के रूप में यहां पर अधिकार दिए जाते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक नेचुरल राइट और एक लीगल राइट। तो यहां पर अभी भी ये डिबेट बना रहता है कि कुछ चीजें नेचुरल राइट हैं, यानी नेचर ने कभी ये यहां पर नहीं सोचा था कि हम इनको ऑक्सीजन कम या इनको ऑक्सीजन ज्यादा या इनको लिबर्टी नहीं देंगे, कि कुछ लोगों को जंजीरों में बांधकर भेजा था और कुछ लोगों को ऐसे ही। तो एक कंसेप्ट है कि नेचुरल राइट जैसी कोई चीज होनी चाहिए, और लेकिन प्रैक्टिकली जब तक स्टेट राइट नहीं देगा तब तक उसका प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो नेचुरल लीगल राइट के रूप में देखा गया। अब यहां से राइट का कंसेप्ट और ज्यादा स्पेसिफाइड होकर आगे बढ़ता है। अगर लीगल राइट्स यानी स्टेट ने जो राइट्स यहां पर देने स्टार्ट किए, इनके डेवलपमेंट को देखें तो 3 तरीके के डेवलपमेंट यहां पर दिखाई देते हैं। शुरुआती दौर में यह जो लीगल राइट का कंसेप्ट था, यह ब्रिटेन में आ चुका था। ब्रिटेन में जब पहली बार राइट दिए गए तो उन्हें सिविल पॉलिटिकल राइट कहा गया। पहला जो राइट का ओरिजिन हुआ था उन्हें सिविल पॉलिटिकल राइट कहते हैं। सिविल का मतलब क्या होता है? नागरिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। एक नागरिक के रूप में आपको जो अधिकार मिले हो, आप एक सिटीजन है, आप ह्यूमन बीइंग के साथ साथ क्या है? एक स्टेट के सिटीजन है। अगर मैं आपसे पूछूं आप कहां के नागरिक हैं, तो आप कहेंगे इंडिया के हैं। तो क्या आप अमेरिका अगर जाएंगे तो आपको वहां पर वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो इंडिया के एक सिटीजन के रूप में आपको मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। ये प्रिविलेज है, ये प्रिविलेज है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। आप बाहर किसी भी कंट्री में जाएंगे वो प्रिविलेज आपको नहीं मिलेगा। और ये प्रिविलेज क्या है? ये प्रिविलेज ये है कि स्टेट आपके खिलाफ एक हद से ज्यादा कोई काम नहीं कर सकती, यानी अंडर द लॉ स्टेट कोई एक्शन ले सकती है, अदरवाइज नहीं ले सकती। लेकिन आप बाहर जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। और वो क्या है? आपको स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन इंडिया में दिया जाता है। आपको गलत तरीके से अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, आपके फ्री मूवमेंट को रोका नहीं जा सकता है, आपको यहां पर जो है वह अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोका नहीं जा सकता है। यानी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर होने की वजह से ऐसे राइट जो स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के रूप में होते हैं उन्हें हम सिविल राइट के रूप में देखते हैं। जैसे अगर इसको और ज्यादा हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हम यहां पर देख सकते हैं कि इंडिया में सिविल राइट्स कौन कौन से हैं। तो राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सिविल राइट है। ये फ्रीडम ऑफ, वैसे तो सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन किसके विरुद्ध? यानी ये जो राइट दिया गया है, क्यों दिया गया है? क्योंकि आपके इस राइट पर कोई रोक लगा सकता है, और वो कौन है? स्टेट। तो सिविल राइट अगेंस्ट स्टेट होते हैं, यह राज्य के विरुद्ध नागरिकों को दिए जाते हैं कि आप फ्रीली यहां पर यह काम कर सकते हैं। राज्य के विरुद्ध का मतलब यह नहीं कि राज्य के विरोध में, अगेंस्ट द स्टेट का मतलब यह है कि राज्य इसका इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता है। राज्य से आपको सुरक्षा दी जाती है कि इन चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक राज्य का नागरिक होकर। तो ये क्यों दिया जाता है? कि फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी यानी एक राजनीतिक समुदाय का सदस्य होने के कारण, एक राजनीतिक समुदाय का सदस्य होने के कारण आपको ये मिलता है।
और ये राइट वो हैं जो अगेंस्ट स्टेट हैं, ये राज्य के विरुद्ध अधिकार हैं, यानी राज्य इनको छीन नहीं सकता है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी, कानून से इनको क्या है, गारंटी मिलेगी। और यहां पर जो है ये कौन कौन से अधिकार हैं, तो हमने कहा जैसे एक लिस्ट आप बना सकते हैं। सिविल पॉलिटिकल राइट में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अमेरिका में आपको ये अधिकार नहीं होगा, या अमेरिकन व्यक्ति को इंडिया में आकर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्री मूवमेंट, ये अधिकार नहीं रहेंगे। कोई विदेशी भारत में आता है तो उसे पुलिस स्टेशन में जाके बताना होता है कि भैया हम फॉरेनर हैं, हम यहां पर जा रहे हैं, और एक निश्चित डेट पर, ड्यू डेट पर उसे फिर से पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। आपके साथ ऐसा नहीं है, आप भारत के किसी भी हिस्से में जाइए, वहां पर किसी को मत बताइए। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब सिविल राइट हैं, पॉलिटिकल राइट हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्री मूवमेंट, यानी कि यहां पर जो है वह मुक्त आवागमन की स्वतंत्रता, असेंबल होने की स्वतंत्रता, विरोध करने की स्वतंत्रता, सरकार के खिलाफ क्या है, विरोध प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, मत देने का अधिकार, ये पॉलिटिकल राइट है, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना। तो ये सब जो हैं सिविल पॉलिटिकल राइट के रूप में थे। तो शुरुआती दौर में केवल एक राइट सबको दिए गए, सिविल पॉलिटिकल राइट, की राइट का मतलब ही है कि स्टेट का आपके लाइफ में कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगा। लेकिन आगे चलकर यह देखा गया कि सोसाइटी में बड़ी तेजी के साथ एक डिस्पैरिटी, एक इनइक्वालिटी बढ़ने लगी। अमीर अमीर होते गए, गरीब गरीब, जैसा हमने आपको बताया था कि यूरोप में देखा गया कैपिटलिज्म जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ा, पॉवर्टी को उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। और उस दौर में यह देखा गया कि कैपिटलिज्म ने एक ऐसा मॉडल बनाया कि उसने एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया कि जहां पर कुछ लोगों को बोला कि उनके दिमाग में कोई, उनका वो विजडमलेस है, जो विजडमलेस है, कोई विजडम उनके पास नहीं है। उन्होंने कहा राइट टू वोट किसको दिया जाएगा, उन्होंने कहा ये फ्री मूवमेंट का अधिकार किसको दिया जाएगा, उन्होंने कहा जो लोग यहां पर एजुकेटेड हैं, जो लोग टैक्सेस देते हैं, जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, ऐसे में एक बड़ा सोसाइटी का तबका था जिसके पास कोई राइट नहीं था। पूछा गया राइट का मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बेसिक चीज तो है कि व्यक्तित्व विकास के लिए जो परिस्थितियां हैं वो अधिकार हैं। उन्होंने कहा लोग भूखों मर रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, और आप कह रहे हैं जाकर वोट दीजिए। राइट टू वोट से ज्यादा जरूरी क्या है, राइट टू फूड। इसीलिए इसके काउंटर में एक नया राइट जो है डेवलप करता है आगे चलकर, जिसको हम सोशियो इकोनॉमिक राइट कहते हैं। ये सोशियो इकोनॉमिक जो राइट हैं, सामाजिक आर्थिक अधिकार, वो एक ऐसा सोशल एनवायरनमेंट कर देते हैं जहां पर डिप्राइव्ड क्लासेस तक जो है विकास पहुंचे, डेवलपमेंट का वो डिप्राइव्ड क्लासेस तक हो यहां पर। तो यहां पर वंचित वर्गों का जो है, डिप्राइव्ड वर्गों तक विकास जो है वो पहुंचे, ये बेसिक चीजें यहां पर हैं। यानी सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात करता है, यानी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को जो है वह समान बनाने की बात करता है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में वह बदलाव की बात करता है, जिससे कि शोषण का अंत हो सके, भेदभाव का अंत हो, एक्सप्लॉयटेशन जो है वहां खत्म हो, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो सोसाइटी में, इकोनॉमिक सिस्टम में। ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों के पास सारी प्रॉपर्टी हो, या कुछ लोग सोसाइटी में ज्यादा इज्जत पाते हो और बाकी लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता हो। तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो बोला गया कि राइट टू फूड, यानी भोजन का अधिकार होना चाहिए। ये क्या है, ये सामाजिक आर्थिक अधिकार है। काम का अधिकार, राइट टू वर्क होना चाहिए। यहां पर ये सब अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन होने चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन होने चाहिए। तो ये दूसरा जो है डेवलपमेंट हुआ। ये देखा गया कि आगे चलकर यूरोप में सोशियो इकोनॉमिक राइट, कहा गया केवल सिविल पॉलिटिकल राइट नहीं होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक राइट होना चाहिए। ये 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी में ये बड़ा डिबेट चला। 20वीं सदी जब आई, यानी 1900 के बाद 20वीं सदी में एक और बड़ा डिबेट चला। अभी तक देखा जा रहा था कि ये चाहे सिविल पॉलिटिकल राइट हो या सोशियो इकोनॉमिक राइट हो, समाज के एक खास तबके को दिए जा रहे थे। लेकिन कई समाज में तबके ऐसे थे जो कहते थे हमारी आइडेंटिटी अलग है, हमारी जरूरतें अलग है, हमारी जरूरतों को उनके हिसाब से मत देखिए। जैसे महिलाओं का कहना था कि पुरुषों के नजरिए से अधिकारों को डिफाइन किया जाता है, पुरुषों के नजरिए से ही हर एक चीज डिफाइन की जाती है, और बात सही भी है।
आज के समय में महिलाओं को क्या जरूरत है, आधी आबादी इस चीज को नहीं जानती। आधी क्या, यहां पर यानी पुरुषों की जो आबादी है उनमें से बहुत से लोग नहीं जानते, बहुत से लोग अवेयर हैं और वो लोग वहां पर इन मुद्दों को उठा भी रहे हैं। जैसे कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन आया और दुकानें बंद होने लगी, किसी ने भी इस चीज की तरफ नोटिस नहीं किया। नोटिस बाद में हुआ, लेकिन शुरुआती दौर में किसी का नोटिस इस चीज पे नहीं किया कि अगर दुकानें बंद रहेंगी, सैनिटरी पैड अगर नहीं मिलेंगे तो विमेंस को, गर्ल्स को क्या प्रॉब्लम वहां पर उठानी पड़ सकती है। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, इस तरीके के हेल्थ इश्यूज हैं जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अक्सर डिस्कस नहीं होते हैं। एक टैबू हमने बना के रखा हुआ है। हमने बहुत सी चीजों को, जैसे महिलाओं से के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई मुद्दों को हमने एक टैबू बना लिया है कि नहीं उस पर कैसे बात कर सकते हैं, कितने गलत आदमी है, अश्लील आदमी है, आप इस तरीके से जो है बात करते हैं। अगर वही प्रॉब्लम पुरुषों की है तो आसानी से हम वह सोसाइटी में बात कर, यही फेमिनिज्म का जो है पहला मोटिव था। उनका कहना था कि हर एक चीज, शिक्षा देखिए पुरुष नजरिए से, यहां पर स्वास्थ्य देखिए पुरुष नजरिए से, हर एक चीज आप मेल जो है वह आईज से देखते हैं और इसलिए हमारी प्रॉब्लम्स को आप यहां पर सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। हमें हमारी समस्याओं का समाधान चाहिए। सोसाइटी में बताया जाता है एक सफल इंसान की पहचान, तो वहां पर यह नहीं बताया जाता है कि वो इमोशनल हो, वो केयरिंग हो, वहां पर यह नहीं बताया जाता कि वो सेंसिटिव हो। सफल इंसान होने का मतलब एग्रेशन उसके अंदर होना चाहिए, वह सिचुएशन को हैंडल करने का वहां पर होना चाहिए। आपने इस तरीके से वह पिक्चराइज किया हुआ है एक सक्सेसफुल, एक जो है पावरफुल इंसान की पहचान, जहां पर आप विमेन या फेमिनिस्ट जो वैल्यूज हैं उनको आप वहां पर डालना नहीं चाहते। तो इनका कहना है कि असल में हमारी पहचान अलग है, हमारी जरूरत अलग है, आप इसको एक साथ मत यहां पर मिलाइए। ठीक इसी तरीके से ट्रांसजेंडर का भी यही कहना है, माइनॉरिटीज का यह कहना है कि हमारा जो जरूरत है वह कई जगहों पर मेजॉरिटी से अलग तरीके का है, हमें उनके साथ क्यों यहां पर जोड़ा जा रहा है, हम अलग तरीके के हैं। तो माइनॉरिटीज, मेजॉरिटी, इन सबके जो अपने अपने यहां पर इंटरेस्ट हैं या इन सबके जो अपने अपने यहां पर इश्यूज हैं, उनके अकॉर्डिंग यहां पर डिफिनेशन होना चाहिए। यही रीजन है कि यहां पर एक नए तरीके के राइट की डिमांड आई, जिसे हम कल्चरल सोशल राइट कहते हैं। कल्चरल राइट, कल्चरल राइट कहते हैं सांस्कृतिक अधिकार, या इसी को हम ग्रुप राइट भी कहते हैं, यानी समूह के अधिकार। अलग अलग समूहों ने यह मांग करनी शुरू की। तो ये इसलिए जरूरी है कि आज हम मल्टी कल्चरलिज्म सोसाइटी में रह रहे हैं, जहां पर बहुसांस्कृतिक समाज है और इस मल्टी कल्चरल सोसाइटी में अलग अलग संस्कृतियां एक साथ रह रही हैं। तो यहां पर अगर एक पर्टिकुलर कल्चर वाली चीजों को, उसके साइन को, उसकी चीजों को आप इंपोज करेंगे तो अदर जो कल्चरल ग्रुप हैं वो अपने आप को निग्लेक्टेड फील करेंगे। वो वहां पर उनको ये डर लगेगा कि उनका कल्चर, उनकी बिलीफ, उनकी फेथ खत्म होने वाले हैं। हमें उनको भी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके कल्चर को वहां पर पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फैलाइए, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे कल्चर को कम से कम हमें फॉलो करने की तो आजादी होनी चाहिए। तो यही तो यहां पर जरूरी है। तो यह राइट क्या है? यह पहचान का अधिकार है, यह राइट आइडेंटिटी है, यह पहचान का अधिकार है कि हमारा अधिकार, हमारी पहचान सुरक्षित रहे। तो यहां पर चाहे यह महिलाओं के यहां पर अधिकार हो, चाहे ट्रांसजेंडर के अधिकार हो, यहां पर चाहे माइनॉरिटीज के हो, और आजकल होमोसेक्सुअल राइट्स की भी बात की जा रही है, तो ये सब यहां पर। तो कुल मिलाकर ये सब जो है राइट के अलग अलग समय में डेवलपमेंट हुए। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि इनमें कौन से राइट हमारे यहाँ हैं, किस रूप में, कैसे है। अब आइए एक और चीज समझते हैं। ये हमने बताया कि 1689 में जब राइट का कंसेप्ट आया ब्रिटेन में, तब वह सिविल पॉलिटिकल राइट था। आगे चलकर 18th और 19th सेंचुरी में सोशियो इकोनॉमिक राइट्स का बात किया जाने लगा, जब मार्क्सिज्म आया, सोशलिज्म आया, और 20वीं सदी में कल्चरल राइट की बात की जाने लगी। और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में संविधानों में ये तीनों तरीके के अधिकार आपको देखने को मिलेंगे। कुछ अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, कुछ अधिकार समाज के लोगों के विरुद्ध हैं, यानी मेजॉरिटेरियन सोसाइटी के खिलाफ हैं, यानी यहां पर एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है। कुछ चीजें आइडेंटिटी के लिए हैं। तो अलग अलग तरीके के अधिकार हैं। अधिकारों की धारणा को सबसे पहले अगर स्टेब्लिश किया गया तो वह ह्यूमन राइट के रूप में किया गया दुनिया में। 1948 में एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर, जिसे यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, उसने
10 दिसंबर 1948 को एक डिक्लेरेशन वहां पर इशू किया, जिसे हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट कहते हैं, यानी मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र था, इसमें इंडिया का बड़ा क्रिटिकल रोल था। इस वक्त भारत आजाद हो चुका था। भारत ने ही ये इनपुट दिया हुआ था कि जहां पर मानवाधिकारों को डिफाइन करने के लिए ऑल मेन वर्ड यूज किया गया था, वहां पर ह्यूमन बीइंग वर्ड यूज किया जाए। भारत के ही रिकमेंडेशन से वहां पर ह्यूमन बीइंग शब्द जोड़ा गया था। ये जो ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन था, इसमें बहुत सी चीजें थी। इसमें बताया गया कि यहां पर नागरिकों को, लोगों को क्या क्या अधिकार होना चाहिए। तो बताया गया कि व्हाट इज ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट को बताया गया, डिफाइन किया गया कि ह्यूमन बीइंग के कारण, बीइंग अ ह्यूमन, आपको जो सिचुएशन, जो सोशल कंडीशंस, जो सर्कमस्टेंसेस, जो अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जो लाइफ चांसेस आपको चाहिए, वो सब ह्यूमन राइट है। तो यहां पर बोला गया कि ऐसा जो है कंडीशन, ऐसी दशाएं जो आपके डिग्निफाइड जो हैं वह लाइफ के लिए, गरिमामय जीवन के लिए जरूरी हो, डिग्निफाइड लाइफ के लिए जरूरी हो, वो सब, और जो एज अ ह्यूमन बीइंग हर किसी को मिलना चाहिए। मतलब वो कास्ट या वहां पर जो है वह जेंडर या रिलीजन के नाम पर अलग अलग नहीं, बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग वो सभी लोगों को मिलनी चाहिए। दैट इज ह्यूमन राइट। उन्होंने कहा कि यही मानवाधिकार है। मानवाधिकारों की जब धारणा आई तो बोला गया कि ये एक यूनिवर्सल राइट है, यानी ये पूरी दुनिया में ह्यूमन बीइंग के लिए है। ये इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका के सिटीजन के लिए नहीं है, ये एक यूनिवर्सल राइट। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह मानना था कि ये जो ह्यूमन राइट है, ये तो अपने आप में काफी कॉम्प्रिहेंसिव होगा। इसमें कई तरीके के राइट उन्होंने डाले हुए थे। उन्होंने कहा हर एक कंट्री अपने सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोशिश करे कि ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट है, इनमें से कुछ ह्यूमन राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करें। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो ह्यूमन राइट हम पढ़ेंगे, इन ह्यूमन राइट्स में से कुछ प्रोविजन लाकर उसका नाम रख दिया गया फंडामेंटल राइट। सारे ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट में वह कुछ ह्यूमन राइट्स को हमने लाया हुआ है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र था, इसका आप सीधा इंपैक्ट देखेंगे हमारे फंडामेंटल राइट में। और केवल फंडामेंटल राइट में नहीं, हमारा दूसरा राइट जिसे सोशियो इकोनॉमिक राइट कहते हैं, वो डीपीएसपी है। तो हमारे जो ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन था, उसका इंपैक्ट उस पर भी पड़ा हुआ था। तीसरा, चूंकि प्रियम्बल में, जो हमारा प्रियम्बल है, उसमें डिग्निफाइड लाइफ की बात की गई है। प्रियम्बल में चूंकि लिबर्टी की बात, इक्वलिटी की बात की गई है, तो हमारा प्रियम्बल भी इंस्पायर्ड है किससे? वह मानवाधिकारों का जो घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया गया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी था कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट था, उसमें लगभग 30 आर्टिकल थे। इसका जो चार्टर था उसमें 30 आर्टिकल थे, और जो 29th आर्टिकल था वो यहां पर बताता है ड्यूटी फॉर कम्युनिटी। मानवाधिकारों के अध्याय में वह कर्तव्यों की भी बात करता है कि हमारा अपने समुदाय के लिए भी कर्तव्य होना चाहिए। और वह इस धारणा पर आधारित है कि अगर हम अधिकारों की मांग कर रहे हैं तो हमें कर्तव्यों का भी क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। यही कारण है कि यह माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है, वो भी कहां से इंस्पायर्ड है? वह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, वहां से भी उसका आधार देखने को मिलता है। तो मानवाधिकारों का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र था, वह पूरे फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। पार्शियल रूप में ही करता है, लेकिन ऐसा करता है। तो हमने कहा कि अब जो हमें देखना है वो है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट की अगर हम बात करें, मानवाधिकारों की हम बात करें, तो मानवाधिकार कहां से दिखाई देते हैं? 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है यहां पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया। मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया था। क्या है ह्यूमन राइट? तो हमने कहा
एज अ ह्यूमन बीइंग, यानी मानव मात्र होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण प्रत्येक मनुष्य को, टू एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मनुष्य को उपलब्ध अधिकार जो उसके डिग्निफाइड लाइफ के लिए अनिवार्य हो, जो उसके गरिमामय जीवन के लिए अनिवार्य हो। तो ये यहां पर है। ध्यान ये रखना है कि ह्यूमन राइट्स और मोरल राइट, ये नैतिक अधिकार हैं, नैतिक अधिकार हैं, ये मोरल क्लेम्स हैं। ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि ये लीगल हो, क्योंकि ये कंट्री पे डिपेंड करेगा, कौन कंट्री देता है। ये तो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बातें वह बाइंडिंग नहीं है किसी कंट्री के लिए। तो ये अलग अलग नेशंस पर डिपेंड करता है कि वो अपने यहाँ ह्यूमन राइट्स को देती हैं, नहीं देती हैं, क्या करती हैं। अब आइए राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, यानी भारतीय संविधान में अधिकारों की बात करते हैं। राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमें भारतीय संविधान में देखना है कि अधिकार कहां और किस तरीके से दिखाई देते हैं। अगर हम भारतीय संविधान में अधिकारों की बात करें तो हमारे लिए दो चैप्टर यहां पर, एक जो हमें बताता है कि फंडामेंटल राइट्स के रूप में, और एक राइट्स है जिसको आप डीपीएसपी के रूप में देखते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दो तरीके के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए। और यहां पर यह सप्रू कमेटी बनी हुई थी जिन्होंने ये रिकमेंड किया था। सप्रू कमेटी के रिकमेंडेशन पर बोला गया कि एक राइट ऐसा हो जो इन्फोर्सेबल हो, जिनको उन्होंने कहा इन्फोर्सेबल राइट होने चाहिए, और दूसरा नॉट इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या था, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। प्रवर्तनीय और गैर प्रवर्तनीय, इसका सेंस यहां पर क्या था, इनका क्या कहना था। असल में सप्रू कमेटी ने यहां पर बताया कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था तो एक अधिकारों का मसौदा बना, कहा गया कि भाई ये अधिकार सभी लोगों को दे देना चाहिए। अब अधिकारों का तो भाई भारत राष्ट्रीय आंदोलन से आया हुआ था, बड़े ऊंचे आदर्श थे कि हमारे नागरिकों की सारी समस्याएं, सारे दुख दर्द दूर हो जाए, हम एक बड़ा महान देश बनाए। कोई कंट्री, कोई गवर्नमेंट, आप खुद सोचिए कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, सबसे करप्ट पार्टी की भी हो, क्या वो ये नहीं चाहेगी कि भारत के जो लोग हैं वो खुश रहें, अपने देश के लोग एटलीस्ट खुश रहें, बाहर के लोग रहें या न रहें। हर कोई चाहता है कि हम अपने लोगों को अपॉर्चुनिटी दें। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिएगा, ब्रिटेन जब शुरुआत में कैपिटलिज्म आया तो पहले अपने ही लोगों का शोषण किया, जो आज हम झेल रहे हैं। कि हम कहते रहते हैं कि सरकार, इसके पहले सरकार ऐसी थी, ये सरकार ऐसी है, वो सरकार वैसी है, वहां की सरकार खराब है, वहां की सरकार खराब है। ऐसी ही बातें ब्रिटेन में हुआ करती थी कि ब्रिटेन की सरकार बिल्कुल खराब है, लोगों का शोषण करती है, अधिकांश लोगों का शोषण करती है, कुछ लोगों के हाथों में, मुट्ठी भर हाथों में सारी संपत्ति वहां पर थी। ब्रिटेन में यह शुरुआती दौर में देखा गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जब ब्रिटेन का उपनिवेश पूरी दुनिया में फैला तो ब्रिटेन का शोषण अपने लोगों पर नहीं, अब दूसरे लोगों पर होने लगा, और दूसरे लोगों से जो उन्होंने अर्न किया वो अपने लोगों को देने लगे, तो उनके लोग क्या हो गए, अच्छी स्थिति में आ गए। तो यहां पर कई बार यह देखा जाता है कि जो देश, कोई भी देश होता है, जो उसके पास गिवन सिचुएशन होता है, दी गई स्थितियां होती हैं, उसी में तो वो परफॉर्म करता है या रिएक्ट करता है। तो हमारे यहां पर संविधान सभा में तो ये ऊंचे सपने देखे गए, सब कुछ इनका सही कर दो, लेकिन सब कुछ सही करने के लिए क्या 1947 में भारत सक्षम था, कैपेबल था इस 36 करोड़ की आबादी की जरूरतों को पूरा करने में? क्या हमारे पास इतने पैसे थे कि हम सभी भारत के सभी लोगों से यह वादा कर दें कि आपको हम भोजन उपलब्ध कराएंगे, हम सभी लोगों को काम देंगे, हम सभी लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम आप सभी लोगों को बेहतर अवसंरचना देंगे? क्या यह कमिटमेंट किया जा सकता था 1947 में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप में अंग्रेज हमको बिल्कुल कंगाल कर कर गए थे, यहां कुछ नहीं बचा हुआ था। हमें एक साथ विकास भी शुरू करना था और विकास का लाभ गरीबों और वंचितों तक पहुंचाना था। भारत की चुनौतियां अलग तरीके की थी और इसीलिए व्यवहारिक बनिए, प्रैक्टिकल रूपों में इन सारी चीजों को देखिए। अब यहां पर जब संविधान सभा में बहस हुआ तो कहा गया कि देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो तत्काल वह यहां पर दे देनी चाहिए अपने नागरिकों को, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो भविष्य पर छोड़ देनी चाहिए कि कल को अगर हम सक्षम होंगे, कैपेबल होंगे तो हम अपने नागरिकों को देंगे। जो चीज हम दे सकते हैं वो हम फंडामेंटल राइट्स के रूप में बोलते हैं, और जो चीजें भविष्य में देंगे उसको नीति निर्देशक तत्व के रूप में देखते हैं। यानी एक इन्फोर्सेबल राइट होता है प्रवर्तनीय अधिकार, और एक नॉट इन्फोर्सेबल राइट है यानी गैर प्रवर्तनीय अधिकार। मतलब यह है कि हमने नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिया, और अगर वो फंडामेंटल राइट नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है, यानी वो इन्फोर्स नहीं हो पा रहा है, तो नागरिकों को यह अधिकार होगा कि वो किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि की व्यवस्था की गई है, वो आगे पढ़ेंगे, यानी कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय उसको इन्फोर्स कराएगा, इसलिए ये इन्फोर्सेबल है। लेकिन अगर डीपीएसपी का कोई प्रोविजन जो सरकार को निर्देश देता है कि आप भोजन दीजिए, अगर उसको सरकार लागू नहीं कर रही है तो कोई नागरिक न्यायालय में नहीं जा सकता है कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों में बाध्य है कि वह हमें भोजन दे। तो वहां न्यायपालिका बोलेगी कि भाई नीति निर्देशक तत्व वह भविष्य के वादे हैं, वह राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं, वो आपके अधिकार नहीं है, वो राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि राज्य कब आपको वहां पर देगा। तो ये नॉट इन्फोर्सेबल है और ये फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल राइट है। अब आइए यहां पर समझते हैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंस और क्या क्या है। जब हम यहां पर बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं अगेंस्ट स्टेट हैं, यानी ये जो है राज्य के विरुद्ध संरक्षण देते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट। ये राज्य के विरुद्ध संरक्षण की, राज्य जो है आप इसीलिए देखेंगे हर जगह यह दिया रहेगा कि राज्य जो है वह आपको ये नहीं करने, ये रोकेगा नहीं, आपको वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, आने जाने की स्वतंत्रता है, हर तरीके की स्वतंत्रता। इसीलिए बेसिक नेचर जो फंडामेंटल राइट का है उसे हम सिविल पॉलिटिकल राइट के रूप में देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट क्या है? वह नागरिक राजनीतिक अधिकार होते हैं। फंडामेंटल राइट नागरिक और राजनीतिक अधिकार होते हैं, पहली चीज ये समझना। दूसरा, ये स्टेट के ऊपर निगेटिव ऑब्लिगेशन इंपोज करते हैं, निगेटिव ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट, यानी राज्य के ऊपर जो है यह नकारात्मक दायित्व क्रिएट करते हैं। नकारात्मक दायित्व का मतलब क्या है? नेगेटिव ऑब्लिगेशन का मतलब है स्टेट को क्या नहीं करना चाहिए, स्टेट को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, स्टेट को लोगों के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो यहां पर फंडामेंटल राइट में जब आप पढ़ेंगे तो मैक्सिमम आर्टिकल इस तरीके से कि स्टेट ये काम नहीं करेगा, तो यहां पर स्टेट को रोका गया है, इसलिए फंडामेंटल राइट निगेटिव ऑब्लिगेशन यहां पर होते हैं। अच्छी चीज ये है कि ये गारंटेड होते हैं और यहां पर ये यहां इंडिविजुअल को मिले होते हैं। लेकिन इसके पहले डीपीएसपी को समझते हैं। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के जस्ट अपोजिट है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टेट के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन डीपीएसपी स्टेट के थ्रू आपको मिले होते हैं, यानी यह राज्य द्वारा प्रदत्त है, प्रोवाइडेड बाय स्टेट है, ये प्रोवाइडेड बाय स्टेट है। ये इसमें बेसिक डिफरेंस आ जाता है, ये राज्य द्वारा यह प्रदत्त अधिकार है, इसलिए बोला जाता है कि यह पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट है। ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, ये जो डीपीएसपी में जितने प्रोविजन है ये राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं, यानी राज्य को रोका नहीं गया है, राज्य को बोला गया है कि ये करिए। फंडामेंटल राइट में राज्य को बोला गया है ये मत करिए, और डीपीएसपी में बोला गया है कि आपको ये करना है। तो राज्य के सकारात्मक दायित्व होते हैं। क्योंकि ये जितने भी राइट हैं डीपीएसपी में, यह सोसाइटी को चेंज और इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं, इसलिए इनका नेचर सोशियो इकोनॉमिक राइट के रूप में है। ये सामाजिक आर्थिक अधिकार के रूप में देखे जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज समझने वाली बात क्या है कि जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो बोला जाएगा कि फॉर एवरी इंडिविजुअल, वहां पर इंडिविजुअल या सिटीजन वर्ड यूज किया गया है। इंडिविजुअल या सिटीजन का मतलब है कि आपको एड्रेस अलग अलग तरीके से किया जा रहा है कि हर इंडिविजुअल को, फॉर एवरी इंडिविजुअल, ये राइट्स यहां पर या हर एक सिटीजन को दिया गया है।
लेकिन जब आप डीपीएसबी पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल या सिटीजन वर्ड नहीं है, वहां पर फॉर शेड्यूल कास्ट, फॉर शेड्यूल ट्राइब, फॉर वीमेन, फॉर चाइल्ड, फॉर ओल्ड एज, यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इंडिविजुअल राइट्स के रूप में दिखाई देते हैं, यानी व्यक्तिगत अधिकार के रूप में दिखाई देते हैं। यह अलग अलग व्यक्तिगत, लेकिन जब आप डीपीएसपी में आएंगे तो ये ग्रुप राइट के रूप में दिखाई देंगे, यानी कि यहां पर जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीमेन, इन सब के लिए यहां पर दिखाई देंगे। तो ये तो पहला यहां पर समझना था। तो कंसेप्ट ऑफ राइट क्या है, हमने कहा पहले हम लोगों को वो समझना था। क्लियर है? तो थोड़ा बहुत आपको राइट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, थोड़ा और जो है इस पर काम कीजिएगा। आप जो है जितना मेहनत करेंगे, जिन लोगों को अगले साल देना है, मतलब इस साल नहीं देना है, जिन लोगों को इस साल देना है वो इतना ज्यादा पजल इन सब चीजों में ना हो, लेकिन जिन लोगों को अगले साल देना है तो अपना बेस तैयार कीजिए। नेट पर जाइए, वहां पर जो है सर्च कीजिए कि पॉलिटिकल राइट, सिविल राइट, इन तरीके की चीजें। और हमने कहा था आपको कि आपको जो एनसीईआरटी क्लास 9, 10, 11, 12 की है वो भी एक बार देखते रहिए, तो इससे आपका बेस भी बनता जाएगा और आपके सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। हर तरीके के क्वेश्चन को डील करने की क्षमता आपकी क्या है, बढ़ती जाएगी। अब आइए हम लोग अपने मूल टॉपिक पे चलते हैं। अधिकार तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो पढ़ना है फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा है? आर्टिकल 12 से। तो आइए आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं कि यहां पर क्या बताया गया है। आर्टिकल 12 का पहला जो आर्टिकल 12 है वो कहता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट में हम क्या पढ़ेंगे कि ये राइट यहां पर किसके अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन देता है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट या राज्य के विरुद्ध हमें संरक्षण देता है। अब आप बताइए कि राज्य आप किसे कहेंगे? अब पुरानी वाली डिफिनेशन याद कीजिए जो हमने बताया था पहले दिन, कि राज्य का मतलब यह है 4 फीचर होने चाहिए, कि एक टेरिटरी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट और सॉवरेंटी। तो हमने कहा था कि इंडिया जो है वो एक स्टेट है। इंडिया क्या है? भारत क्या है? स्टेट। लेकिन इंडिया कौन है, भारत कौन है, स्टेट कौन है? कैसे मतलब हम बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जुडिशरी, किसको हम स्टेट बोलेंगे, किसको स्टेट नहीं बोलेंगे? ये क्लियरिटी तो हो किसके खिलाफ संरक्षण मिला है और किसके खिलाफ हमें न्यायपालिका में जाना पड़ेगा अगर वो हमारे अधिकारों को छीनेगा। तो हमारा आर्टिकल 12 वह डिफाइन करता है कि स्टेट कौन है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट। यहां पर बोला गया है कि इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब अगर जब तक जरूरत न हो तो पूरे इस भाग में, मतलब अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में अगर कहीं भी राज्य शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड्स होंगी। राज्य का मतलब है द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की सरकार और पार्लियामेंट। तो ये क्या है? स्टेट की डिफिनीशन में, जो कि कानून बनाते हैं और कानून को लागू करते हैं। दूसरा, द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, यानी कि जो राज्य की सरकार है और राज्य का विधानमंडल है, यानी वहां की भी विधायिका, वहां की कार्यपालिका। ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, यानी जो स्थानीय अधिकारी हैं। स्थानीय प्राधिकारी का मतलब क्या है? स्थानीय प्राधिकारी यानी जैसे पंचायत में, नगर पालिका में, कैंटोनमेंट एरिया में, ये सब अथॉरिटी जो हैं इसमें आ जाएंगे। और अदर अथॉरिटी यानी कोई भी ऐसी संस्था जो स्टेट फंक्शनिंग करती है, राज्य जैसा काम करती है, यानी कानूनों को, नियमों को बनाना, नियमों को लागू करने का काम करती है, वो सब स्टेट की डिफिनीशन में आएगा। कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्टेट नहीं है, लेकिन अगर कोई पब्लिक नेचर का काम कर रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, किसी के द्वारा कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस बनाया गया है जो पब्लिक नेचर का काम कर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अदर अथॉरिटीज, अन्य प्राधिकारी, और उनको भी हम राज्य की परिभाषा में रखेंगे। यानी अगर ये सभी लोग हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करेंगे तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। यह स्टेट का डिफिनीशन है। तो यहां पर जो है बोला गया है कि व्हाट इज स्टेट। तो आर्टिकल 12 जो है ये हमारे लिए यहां से स्टार्ट होता है हमारा अपना टॉपिक। तो पहले हम लोगों को क्या देखना है? डिफिनीशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा क्या है। तो आर्टिकल 12 में हमने कहा कि राज्य की परिभाषा दी गई, और आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा में क्या क्या बोला गया है? बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट, यानी भारत सरकार और संसद, ये क्या है? यहां पर जो है वो यहां पर राज्य की परिभाषा में गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है, और इसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर,
ये क्या है, ये राज्य की परिभाषा में है। तीसरा हमने कहा लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी पंचायत, नगर पालिका, कैंटोनमेंट एरिया जो निचले स्तर पर, शहर के स्तर पर होते हैं। और अंतिम में है अदर अथॉरिटी, अदर इंस्टीट्यूशन जो स्टेट का काम करते हैं। तो ये सब क्या है, राज्य की परिभाषा में आएंगे। लेकिन अगर यहां पर बारीकी से हम देखें, अगर आपसे सवाल बने कि क्या जुडिशरी वह स्टेट की डिफिनीशन में आता है, यानी जुडिशरी एज अ स्टेट क्या यहां पर आता है या नहीं आता है, तो हमने कहा कि कहीं भी इन चारों पार्ट में स्टेट की डिफिनीशन में न्यायपालिका मेंशन नहीं है। तो क्या न्यायपालिका राज्य की भूमिका में नहीं है? ऐसा नहीं है। अब इसको समझिएगा। असल में न्यायपालिका के दो काम हैं। एक वह जुडिशियल जो कैपेसिटी में फंक्शन करती है, यानी जुडिशियल जो उसका फंक्शन है, एक तो उसका अलग होता है, और एक जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन होता है वो अलग होता है। यानी जब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल करती है तो अलग तरीके से, और जुडिशियल रोल करती है तो अलग तरीके से वह काम करती है। जुडिशियल रोल का मतलब वर्डिक्ट देना। अगर वह निर्णय दे रही है तो वहां पर जो है वह राज्य की परिभाषा में नहीं है। तो यहां राज्य की परिभाषा में नहीं है, डजंट इंक्लूडेड इन डिफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो राज्य की परिभाषा में कब नहीं है, जब वह निर्णय वगैरह देती है, जब वहां पर जो है वह जुडिशियल रोल में होती है। लेकिन राज्य कई बार वह केवल जुडिशियल रोल नहीं करती है, न्यायपालिका वह कई और रोल भी करती है। कैसे? आपको बताने के लिए ये पहले जानकारी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में काम करने वाले अधिकारियों को कौन रिक्रूट करता होगा, कौन उनके लिए नियम कायदे बनाता होगा, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारे रूल रेगुलेशन कौन बनाता होगा? सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन बनाता होगा? तो हो सकता है आपके दिमाग में आए कि भारत की सरकार। उच्च न्यायालय के लिए कौन बनाता होगा? हो सकता है आपके दिमाग में आए कि राज्य सरकार। ऐसा नहीं है। जुडिशरी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम खुद देखती है, यानी वहां पर आने जाने वाले सभी लोगों के लिए नियम विनियमन और सारी चीजें बनाना वह जुडिशरी का काम है। जब वह अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले करती है, एक हो गया कि जुडिशरी जब पहुंची सीधे कोर्ट में और वहां निर्णय दे दिया, एक उसके बाद जो उसके पहले जो सारी चीजें हो रही हैं वहां पर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है, जब जुडिशरी उन चीजों को करती है तो वहां पर वह जुडिशियल रोल में होती है। जैसे एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है या लखनऊ खंडपीठ है, वहां पर कोई चीज निर्मित करनी है। मान लीजिए अभी लखनऊ का खंडपीठ जब बना था तो उस वक्त जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह, जो अभी फिलहाल जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट में हैं, उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो एक कमेटी बनाई गई, उन कमेटी में कुछ कुछ जजेस को रखा गया और कहा गया कि आपका काम उसको मॉनिटरिंग करना है। तो न्यायाधीशों का काम केवल निर्णय देना नहीं है, वो सारा मॉनिटरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव काम को भी करना होता है। ऐसे में ये जो लोग होते हैं, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले कर रहे हैं और वहां पे किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल हम कोर्ट जा सकते हैं। तो यहां पर राज्य की परिभाषा में है। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल प्ले करता है तब राज्य की परिभाषा में है, और जब जुडिशियल रोल प्ले करता है तब राज्य की परिभाषा में नहीं। इन जनरल अगर क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन स्टेट की डिफिनीशन में इंक्लूड नहीं है, तो जुडिशरी इन जनरल राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन आ गया कि न्यायपालिका एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में वह स्टेट की भूमिका में काम करती है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल करती है। आज हमने स्टेट की डिफिनीशन को देख लिया, कल से हम लोगों को फंडामेंटल राइट वहां पर देखना है, और फंडामेंटल राइट के साथ साथ फिर उससे रिलेटेड जो मेंस के डिबेट हैं उनको भी देखना है। तो इन सारी चीजों को एक बार रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। और नोट्स आज हम अभी, कल स्कैन वगैरह नहीं हो पाया था, आज देखते हैं स्कैन हो जाता है तो हम आपके पास भेज देते हैं, जिससे कि आप तेजी के साथ उस पर क्या है काम करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।